इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलुमनाई एसोसिएशन के इस वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करने की इजाजत चाहते हुए कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितो येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म श्री गुरुवे नमः। गहन अंधकार रूपी अज्ञान को ज्ञान रूपी शलाका से नेत्रों को खोलने वाले और हमें ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु को प्रणाम करता हूँ। गुरु ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, ऐसे साक्षात परब्रह्म गुरु को प्रणाम करता हूँ। साथियों, आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम की शुरुआत करने की प्रेरणा मैं और नवीन चंद्र दोनों लोग श्री योगेंद्र नारायण सर के यहाँ गए काल आन करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप लोग एक सीरीज ऑफ लेक्चर शुरू करो जिसमें जो हमारे टॉपिक्स हैं, देश के समक्ष ज्वलंत समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको टेकअप करिए और उनके बारे में कुछ लेक्चर्स प्रारंभ करिए। उनके द्वारा दिए गए इस प्रेरणा के क्रम में हम लोगों ने यह कार्यक्रम शुरू किया है। क्योंकि शिक्षा जगत से हम सभी लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए सबसे पहले शिक्षा को ही बेस बनाते हुए पहला लेक्चर हम लोगों ने ये आपके सामने रखा है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं श्री योगेंद्र नारायण सर का, जो कि पहले रक्षा सचिव रह चुके हैं, सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रह चुके हैं। आपके व्यक्तित्व से संबंधित जो सबसे अपीलिंग बात मुझे लगी वो एक ब्यूरोक्रेट होने के साथ एक बहुत अच्छे लेखक भी रहे हैं आप, जिनकी बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें से एबीसी ऑफ पब्लिक रिलेशन फॉर सिविल सर्वेंट, सागा ऑफ सिविल सर्वेंट, क्लाउड एंड अदर पोएम्स, और एक संपादित पुस्तक है राज्यसभा एट वर्क। आप इलाहाबाद में जन्मे पले बढ़े और सिविल सर्विस में आए। सिविल सर्विस में आने के बाद इन्होंने प्रदेश को, देश को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक उपलब्धियां हासिल की। आपसे हमने अनुरोध किया और आप तैयार हो गए। सहर्ष आपने अनुमति प्रदान किया इस कार्यक्रम के एक औपचारिक शुरुआत करने के लिए। तो मैं श्री योगेंद्र नारायण सर से अनुरोध करूंगा कि आज के इस वक्तव्य की एक औपचारिक शुरुआत करने और हमें आशीर्वाद प्रदान करने का कष्ट करें। श्री योगेंद्र नारायण सर। डिस्कनेक्ट हो गए क्या? शायद योगेंद्र सर लेफ्ट हो गए थे, अभी भी उन्होंने दोबारा ज्वाइन किया है। अच्छा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस क्वाइट ऑडिबल सर। अच्छा, थैंक यू नवीन जी कि आपने मुझे आमंत्रित किया और आपने ये लेक्चर सीरीज शुरू करी है। हमारे जो यूनिवर्सिटी थी हरदम बहुत मशहूर थी फॉर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, और मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी एलुमनाई सेशंस बने उनमें ये एक प्रमुख इसका अंग होना चाहिए, डिस्कशन एंड लेक्चर्स, जिससे कि हम लोग की नॉलेज बढ़ती रहे। आज आपने टॉपिक रखा है और बहुत अच्छा टॉपिक है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि एक जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एडॉप्ट हुई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें एक बड़ा नया दृष्टिकोण लाया गया है। वो ये है कि टू अचीव टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस एंड पोजीशन इंडिया अमंग्स द टॉप लेवल साइंटिफिक सुपर पावर्स इन द डिकेड्स टू कम।
and to double the number of full-time equivalent researchers and R&D and promote sector contribution. तो ये दो जो प्रमुख इनके जो उद्देश्य हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, इससे ये पूरी नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई। और ये हमारा सौभाग्य था कि इसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर कस्तूरी रंगन थे, जो आपने सबने नाम सुना होगा, इसरो के हेड थे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के। और उनका 2 साल की मेहनत के बाद ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये अप्रूव हुई बाय द कैबिनेट। इससे जो हायर एजुकेशन है उसमें तो रद्द-बदल हुआ ही, पर इसके अलावा जो उसके पहले स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन एंड राइट फ्रॉम द एज ऑफ 3 इन्होंने चेंजेस उसमें लाए न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और एक और जो मेन एम्फेसिस रखा लोअर लेवल पर, वो ये रखा कि जो लैंग्वेज जिसमें पढ़ाया जाए वो लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, क्योंकि लोकल लैंग्वेज ज्यादा बच्चा जो है समझता है और उसकी नॉलेज और बढ़ेगी अगर स्थानीय जो वहाँ की मदर टंग है उसका उसमें दिया जाए। तो एक तो ये एक प्रमुख अंग था। दूसरा, जहाँ तक हायर एजुकेशन का संबंध है, उसमें ये कहा गया था कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन में, वो इस समय केवल 35% है। एंड एम है एजुकेशन पॉलिसी का कि इसको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% कर दिया जाए बाय 2035। अब इसमें क्या होगा, इसका इफेक्ट कि हमें 3.5 करोड़ सीट्स और ऐड करनी पड़ेंगी हायर एजुकेशन, और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये भी रिकमेंड किया गया है एजुकेशन एज अ परसेंटेज, एजुकेशन सेक्टर एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर 6% हो जाना चाहिए कंट्री में। तो ये अगर 6% हो जाता है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो जाएगा डेवलप, और जो उद्देश्य हैं हायर इसमें एजुकेशन पॉलिसी के वो भी प्राप्त हो सकेंगे। और बड़ा लिबरल रखा गया है हायर एजुकेशन। इसमें एक ये रखा गया है कि आप एक सब्जेक्ट ज्वाइन करें, आप क्रेडिट्स पाएं, और वो एक आपके एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स बन जाएगा। और फिर आपको ये सुविधा है कि आप दूसरा कोई सब्जेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसके भी क्रेडिट्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो एक क्रेडिट बैंक बनाया जा रहा है। ये एक बड़ी एक नई विचारधारा है। मैं कुछ विदेशों में गया था तो वहां पर ये पॉलिसी है कि आपका क्रेडिट, अगर आपने ज्वाइन किया है लेटर से बीएससी में और आपने फिजिक्स केमिस्ट्री किया, फिर आप स्विच ओवर करना चाहते हैं इवन हिस्ट्री में, बॉटनी में, बायोलॉजी में, तो आप वहां भी क्रेडिट पा सकते हैं और वो सब क्रेडिट्स आपके जुड़ जाएंगे जब आपको डिग्री मिलेगी। जहाँ तक डिग्री का सवाल है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने ये रखा है कि अगर आप सिर्फ 1 साल पढ़ के यूनिवर्सिटी में हटना चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल बाद हटना चाहते हैं तो आपको एक डिप्लोमा मिलेगा, और 3 साल के बाद आपको ऑनर्स डिग्री मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं एजुकेशन में तो आप रिसर्च एडॉप्ट कर सकते हैं। अगर 3 साल आपने पूरे कर लिए और 4था साल आप रिसर्च में और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं कि रिसर्च ज्वाइन करें। और इस पॉलिसी में इस पर बहुत एम्फेसिस दिया गया है। मैं इसको रिपीट करूंगा कि हमारा एम्फेसिस है ऑन रिसर्च एंड इनोवेशन। इसमें बहुत एम्फेसिस दिया गया है कि आप, क्योंकि हमारा जो रिसर्च है अभी वो इतना वैल्यूएबल नहीं माना जाता और ना इतने उसका कोई स्टैंडर्ड है इंटरनेशनली। ये जरूर है कि हाल में रिसेंटली पेटेंट्स के संबंध में हमारी पोजीशन इंटरनेशनली नंबर 7 हो गई है इन द फाइलिंग ऑफ पेटेंट्स। बट यूनिवर्सिटी सिस्टम में और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये पेटेंट्स जो हैं इज नॉट इनफ। कंटिन्यूअस रिसर्च इज रिक्वायर्ड।
और अगर हमें आत्मनिर्भर होना है तो वी नीड कंटिन्यूअस रिसर्च, और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में they have set up what is called a National Research Foundation to foster a spirit of culture among the students. So, एक emphasis is there कि let us be Atmanirbhar. Let us not depend on others, on the researches made in USA, UK, abroad. Let us do our own research. And as you will agree with me, that country which promotes research or it leads economically also, because if you make new inventions and they are relevant to the needs of the people, then you can have your further exports of that commodity. Let us take the Defense Research Development Organization, of which I have been, as Defense Secretary, I was concerned with. Now they have reached a stage where we are now exporting defense equipment. Continuous research chalti rehti hai. And we are also associating the universities in our research. So the main thrust that has been given is on research and continuous innovation. Now, as far as the higher education is concerned, another institutional mechanism that has been created is the setting up of a higher education commission. And this excludes the medical and legal education. The Higher Education Commission, which is being set up, will not cover medical and legal education. And this higher education will be overall, it will be the archstone of the entire system of promoting higher education. And under the Higher Education Commission, there will be 4 verticals. And these verticals will be the National Council for the Regulation of Higher Education, NHERC, for regulation of universities. Second, the General Council of Education for standardization. It will be, the acronym will be GEC, the General Council of Education. The third vertical will be the Council for Higher Education Grants, HEGC, which will be responsible for funding of the universities. And lastly, the fourth vertical will be the National Accreditation Council, NAC, for accreditation. Accreditation is given to the universities based on their performance and based on their infrastructure available for the students. And defining the university will allow for the creation of a variety of institutions, from research-intensive universities to education-intensive universities, and independent degree-granting colleges. University membership should be phased out in 15 years, and a progressive, I'm reading out the objective, and a progressive mechanism should be put in place to grant progressive autonomy to universities. Over time, each university is expected to become an independent degree-granting university, or a college that constitutes a university should also be independently a granting college. So you will see that a lot of changes have been introduced in this. Originally, it was called the New Education Policy. Now it's called, with the same acronym of NEP, it's called the National Education Policy. Now, another thrust that has been given in this education policy is to promote multilingualism, and this वायरस नहीं आ रही. There is no, can't hear. No audio. No video also.
I think So they are promoting सर क्या promoting multilingualism, and they are setting up an Indian Institute of Translation and Integration. So these are some of the thrust areas in this new education policy, and I do hope this succeeds and we realize our actual position in the whole world as we deserve it to be. Thank you very much. As my mobile is getting overheated, I'll just close down, as this is a part of my inaugural speech, and congratulations to you once again for starting this series of lectures. यस सर सर नमस्ते, आप अपीयर हो जाएं सर। अभी नहीं अपीयर हो पा रहे हैं क्या? अच्छा मैं बता रहा हूँ, मैं भिजवा रहा हूँ सर। ठीक है सर। हाँ मैं नवीन से कहता हूँ, संपर्क करता है। राजपूत सर को लिंक भेज दिया है सर, मैंने राजपूत सर को लिंक भेज दिया है। Your mic is off. audio. थैंक यू सर। रिस्पेक्टेड योगेंद्र नारायण सर ने अभी इनागुरल स्पीच दिया। प्रोफेसर JS राजपूत साहब ज्वाइन करने वाले हैं, उन्हें लिंक मिलने में थोड़ी असुविधा हो रही थी। अब मैं प्रोफेसर MM पंत सर को इनवाइट करूंगा अपनी नोट प्रेजेंटेशन के लिए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारा टॉपिक है रिफॉर्म एंड फ्यूचर एजुकेशन इन इंडिया। तो प्रोफेसर MM पंत साहब के बारे में बताना चाहूंगा कि आप जो है IIT रुड़की से PhD किए हुए हैं, और आपका परिचय देने लगूं तो ये मेरा पूरा सत्र आपके परिचय में ही समाप्त हो जाएगा, पर फिर भी मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। आप विभिन्न ग्रुपों से जुड़े हुए हैं। ही इज एसोसिएटेड विद मेनी एजुकेशनल ग्रुप्स लाइक AICTE, AIMA, CBSE, CEC, EDCIL, EISA, मीडिया लैब एशिया, NCERT, NIOS, UGC, ये विभिन्न सारी शिक्षा से जुड़ी जो संस्थाएं हैं उनसे आप जुड़े हुए हैं। एंड हिज कंट्रीब्यूशन इन दिस फील्ड आर टू प्रपोजिंग न्यू कंस्ट्रक्ट like construct learning metrics, learning kinetics, educational informatics. He is leading the formation of a new business landscape in the education. जो जैसा कि आप और आगे ना बढ़ाइए, बहुत लंबी हो जा रही है कहानी। सर मैं आगे अपना खुद बता देता हूँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे। तो आप ठीक है सर कि आप अपना कीनोट प्रेजेंटेशन दें और हमें लाभ। राइट। तो ऐसा है कि इन्होंने रुड़की से शुरू किया, पर इलाहाबाद से नहीं शुरू किया। बाकी के लिए तो बोलते हैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इलाहाबाद, हमको डायरेक्टली रुड़की भेज दिया। नहीं, हम इलाहाबाद में पैदा हुए हैं, इलाहाबाद के स्कूल में पढ़े, इलाहाबाद से BSc करा, इलाहाबाद से MSc करा, और स्टॉलवर्ड्स लाइक राजेंद्र सिंह, मुरली मनोहर जोशी, SK जोशी, BL शर्मा, इन लोगों ने हमको पढ़ाया है, और इसलिए है कि हम बाकी जो कुछ कर पाए वो कर पाए। तो ये दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज और है, क्योंकि योगेंद्र नारायण जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कही, और वो बातें बिल्कुल मुझे सूट करती है, और बिल्कुल उस तरह के उन्होंने कहा कि किसी चीज के साथ कुछ कर लो। तो मैंने BSc, MSc, PhD फिजिक्स किया, IIT में फैकल्टी रहा। IIT में फैकल्टी रहते रहते मैंने 3 साल के लॉ क्लासेस कर लिए, और फिर लॉ में रजिस्टर करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में वापस आके 7 साल इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब में प्रैक्टिस भी करा। फिर आप देखिए ना, आजकल मैं कंप्यूटर के लिए ज्यादा जाना जाता हूँ। तो बिल्कुल जो बातें उन्होंने कही हैं, और मैं एक्चुअली उसी को एक तरह से बिल्डअप कर रहा हूँ। उन्होंने ये सब कहा है, लेकिन जो बात NEP और इन लोगों ने ये नहीं कि ये सब होएगा कैसे, और मैं पूरा आपको उस पर दे सकता हूँ कि आपको करने में क्या दिक्कत होती है। क्योंकि मेरे को तो स्कूल में मना कर दिया था। मैंने स्कूल में कहा था मैं फिजिक्स और इंग्लिश लिटरेचर दोनों पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं पढ़ सकते, दोनों का क्लैश होता है, एक ही समय क्लास होता है, एक ही टाइम टेबल होता है, एक ही समय इम्तहान होता है।
तो सवाल ये उठता है कि ये सारी चीजें होंगी टेक्नोलॉजी के साथ, और पुरानी कहानी को छोड़ के मैं अब लेटेस्ट आपके पास जाना चाहता हूं। और एक तरह से अगर आप मेरे थीम इस समय का समझें, ये 10 मिनट का, इज हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग लर्निंग। तो ये जो सारी बातें हैं ये होंगी इस तरीके से नहीं, क्योंकि बड़ी सिंपल, अभी हमने बात करी, आप NEP 2020 लीजिए, SDG गोल 4 लीजिए, G20 के एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की चीजें कही है, इनमें कुछ बातें आती हैं जो कि साफ हैं। और UN नारायण जी ने कहा, पहला, फ्रॉम एक्सक्लूसिव एजुकेशन टू एजुकेशन फॉर ऑल। पहले ये था, हर एक से उम्मीद नहीं करी जाती थी कि वो आगे पढ़ेगा, मैट्रिक पास ही बड़ी बात होती थी, और BA MA जाओ ये सब तो बहुत ही मुश्किल होता था। तो हमारा डिजाइन ही था कि थोड़े लोगों को पढ़ाएंगे। अब हम कह रहे हैं GR 50% चाहिए, और योगेंद्र नारायण जी तो GR 50% में रह गए। जो बाकी लोग हैं आल्विन टॉफलर टाइप, वो कहते हैं इलिटरेट्स ऑफ द 21st सेंचुरी विल बी दोज हु कैन नॉट लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। इसके माने यूनिवर्सिटी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, जिंदगी भर पढ़ते रहना पड़ेगा। तो 100 करोड़ लोगों को लाइफ लॉन्ग लर्निंग कराना है। और इंटरेस्टिंग चीज ये हो गई है कि इनकी उम्र भी बढ़ गई है। हम जब पैदा हुए थे सन 47 में, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 साल थी, आज 74 साल है, और हमको 85-90 साल के लोग घूमते फिरते रोज दिखते हैं। करेक्ट? तो अब आप सोचिए, 100 करोड़ लोगों को लाइफ लॉन्ग पढ़ाना है, और जैसे उन्होंने कहा नए नए सब्जेक्ट निकलते आ रहे हैं। तो ये जो चैलेंज हमारे पास आया है, इस चैलेंज के लिए हमको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जरूरी है, और उनमें से AI जो है वो इस समय की सबसे अवेलेबल टेक्नोलॉजी है। तो उस पर मैं बात कहना चाहता हूँ। मैं ऐसे 2-4 कहानियां कहूंगा, फिर एक तरह से संक्षेप में आंसर दूंगा। तो पहली कहानी जो आपसे मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हम इलाहाबाद के ही पढ़े हैं MSc फिजिक्स करके। तो जब हम ये अपने रिसर्च के शुरू के एरियाज में थे, लेट 1960s एंड अर्ली 70s, तब हमने PhD किया, पोस्ट डॉक किया, IIT में फैकल्टी बने, ये सब रहा। तो लोग अक्सर जो दूसरी तरफ के होते थे, और हमारा काम होता था क्वांटम मैकेनिक्स लगा के, कंडेंस मैटर फिजिक्स में, थ्योरेटिकल फिजिक्स, कंप्यूटर भी आ गए थे, कंप्यूटेशनल फिजिक्स, ये सब करते थे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता था। लोग कहते थे, व्हाट डज दिस हाई एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंस हैव टू डू विथ मिस्टर TC मिट्स? आप सोचेंगे मिस्टर TC मिट्स कौन है? मिस्टर TC मिट्स इज द सेलिब्रेटेड मैन इन द स्ट्रीट। अब आजकल आम आदमी कहना थोड़ा उचित नहीं है, तो इसलिए मैं उसको मिस्टर TC मिट्स कहता हूँ, द सेलिब्रेटेड मैन इन द स्ट्रीट। तो सेलिब्रेटेड मैन इन द स्ट्रीट को इस सबसे क्या फायदा? और उस समय मैं इसका जवाब दे नहीं सकता था साधारण भाषा में और कॉमन आदमी के लिए। मुझे पता था एक्सरेज से कितना फर्क पड़ा है, सेमीकंडक्टर से कितना फर्क पड़ा है, सुपर कंडक्टिविटी से क्या क्या होने जा रहा है, जिन सब चीजों के लिए नोबेल प्राइज मिले थे। मेरा प्राइवेट विश्वास था कि दुनिया की सारी प्रगति जो है ये नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से होती है। ये लोग समझते नहीं है। आप पिछले रॉन्जन से शुरू करिए और आप देखिए जो जो नोबेल प्राइज मिले हैं फिजिक्स के, उन्होंने लोगों की जिंदगी बदल दी है। पर ये आम आदमी को समझाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन आज है, आज जब कोई मुझसे ये सवाल पूछता है कि व्हाट डज मिस्टर TC मिट्स गेट फ्रॉम ऑल दिस हाई एंड साइंस, आई टेल हिम, क्योंकि उसने TC मिट्स कहा तो मैं भी उसको उसी में कहता हूँ, इट कीप्स हिम ऑन द राइट स्ट्रीट। द सेलिब्रेटेड मैन इन द स्ट्रीट is kept on the right street by the latest technology। जो आपका GPS है, इसके 2 मेन अंग हैं, टाइम नापना, डिस्टेंस नापना। टाइम किससे नापता है वो? उसके लिए पहले सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जरूरत पड़ी, जो सबसे पहले 1957 में आई। तब रशिया ने एक सैटेलाइट भेजा था, आज हजारों सैटेलाइट हैं। अगर आप सैटेलाइट भेजना चाहें तो आपको परमिशन मांगनी पड़ेगी, मैं कहाँ पार्किंग करूंगा, कहाँ करूंगा वगैरह। ये सैटेलाइट में जो घड़ियां हैं वो हमारी स्प्रिंग वाली घड़ी नहीं है, क्वार्ट्ज वाली घड़ी नहीं है, वो सीसियम एटॉमिक क्लॉक है जो प्योर क्वांटम फेनोमेना पे चलती है। तो हाई एंड क्वांटम मैकेनिक्स इज इन द सीसियम क्लॉक विच इज इन द सैटेलाइट विच आर देयर थाउजेंड्स ऑफ देम, जो आपको देखते रहते हैं कि आप कहाँ गए। अब देखने के बाद कैलकुलेट कैसे करते हैं?
उसके लिए आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगती है। सबसे कठिन क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो सबसे कठिन चीजें हैं वो लगती हैं जीपीएस बनाने में। और जीपीएस आज का हर ड्राइवर, हर व्यक्ति यूज करता है, उसको रास्ते नहीं पता है। यही चीज एजुकेशन में होने वाली है। अब आप अगर एजुकेशन को एज अ जर्नी इन लर्निंग स्पेस माने, और आप सब लोग जानते हैं कि हम लर्निंग को कहते हैं कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन, 3 डायमेंशनल स्पेस पे हम जा रहे हैं। तो एक पॉइंट पे आप हैं इन लर्निंग स्पेस, एक दूसरे पॉइंट पे जाना चाहते हैं, एजुकेशन आपको वो रास्ता बताएगा कि आप यहाँ हैं, यहाँ जाना चाहते हैं, यहाँ जाने का बेस्ट रास्ता कहते हैं। जैसे जीपीएस बताता है आपको, गूगल मैप बताता है ये रास्ता है पर बड़ा भीड़ वाला है, ये रास्ता है लेकिन इसमें टोल बहुत ज्यादा लगेगी। इसके माने स्टैनफोर्ड में पढ़ के अगर आपको फीस दे के सीखना है तो वो महंगा रास्ता है। फ्री रास्ता है, मूक से सीख लीजिएगा, इससे सीख लीजिएगा, वगैरह वगैरह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंटरेस्टिंग बात जो लोगों ने ध्यान अभी नहीं दिया है, मैं आपको एडवांस में ध्यान दिला रहा हूँ। आपने कहा हम इतने लोगों को पढ़ाएंगे, कई दुनिया में लोगों ने कैलकुलेट किया एसडीजी गोल 4 इसमें उसमें। जब आप 100 करोड़ लोगों को इतना पढ़ा तो कितने टीचरों की जरूरत पड़ेगी? आप कहेंगे इतने करोड़। आप अभी बजट में स्ट्रगल कर रहे हैं कि 3% दो, 6% दो, ये वो दो, इसका बजट कितना आएगा? वो मान लीजिए आप इतने सारे टीचरों को आइडेंटिफाई कर लें, ट्रेन कर लें, बजट भी आ गया, आप उनको मजबूर कैसे करेंगे कि वहां जाओ जहां बच्चे हैं जिनको पढ़ना है? टीचर भी तो अच्छी जगह रहना चाहता है। हम लोग तो जिनको जानते हैं वो तो बैंगलोर छोड़ने को तैयार नहीं होते। हमारा ही साथ हुआ, हम सब कुछ थे, इलाहाबाद से एक बार निकले तो वापस इलाहाबाद आके नहीं बच सके। ऑल्दो हमने कोशिश करी, एक सेकंड इनिंग्स भी बिताई, लेकिन फिर भी। सो दिक्कत ये है कि टीचर तो वहां रहेगा जो टीचर के लिए अच्छा है, टीचर के परिवार के लिए अच्छा है। आपको टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, जिसका हम एग्जाम्पल देख रहे हैं अभी, जो हम ये देख रहे हैं गूगल मीट, जूम, और हम और देखते जाएंगे जो बातें हो रही हैं, वो इसलिए जरूरी होगी। इसमें एक कहानी और याद आती है कि जब यूएस बना और पहला कॉन्स्टिट्यूशन हुआ 1750 में हुआ, तो इट वाज अमंग द फर्स्ट कंट्री हु सेड देयर विल बी अ सेंसस टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। उसके पहले इस टाइप का डेमोक्रेसी नहीं था, तो उन्होंने 1750 में पहला कहा और कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया कि हर 10 साल में ये गिनती करेंगे आप, जिसको हम जनगणना कहते हैं। ये होता रहा, 100 साल तक करीब चला, पर 1880 तक पॉपुलेशन बढ़ गई थी और लोग इतना ज्यादा डेटा चाहते थे कि 1880 के सेंसस का डेटा करते करते 1890 हुआ जा रहा था, 89, 88 आ गया था। उन्होंने कहा ये क्या है, जब तक हम इसको करेंगे तब तक ये बेकार हो जाएगा। वही आपके एजुकेशन में होने जा रहा है, जब तक आप कोई चीज पढ़ाएंगे तब तक वो आउट ऑफ डेट हो जाएगी। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा, और जितने लोगों को पता उन्हें मालूम है कि फिर हरमन ऑल्ड्रिच ने कुछ पंच कार्ड बनाए, डेटा प्रोसेसिंग शुरू हुई, आईबीएम कंपनी बनी, और अब एक पूरी नई साइंस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, डेटा साइंस, डेटा बेस, ये वो हो गया। उसी तरीके से एजुकेशन को ले जाने के चक्कर में जो हम नई टेक्नोलॉजीज बनाएंगे वो बिल्कुल क्रांतिकारी होंगे। और ये बात एजुकेशनिस्ट के लिए इसमें इंपॉर्टेंट है कि उनका सबसे बड़ा रोल होगा इसमें। ये सोचना कि टेक्नोलॉजी वाला कोई रोल बनाएगा और वो हम यूज करेंगे, वो नहीं है, बिकॉज इसमें एजुकेशन जानना जरूरी है। और उसके लिए जो हम लोग बात कर रहे हैं कि लर्निंग साइंस की जरूरत है। अब आप में से कई लोगों को ताज्जुब होगा कि डॉक्टरी एज अ साइंस मुश्किल से 150-200 साल पुरानी है। उसके पहले इट वाज अ प्रैक्टिस। अभी भी यूनानी और इसमें उसमें होता नहीं है, जोंक से खून निकाल के करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये तो मेडिकल साइंस, इनफैक्ट बड़ी अच्छी किताब है टॉमस लुइस की, द यंगेस्ट साइंस। उसमें उसने बताया है जब वो अपने पिताजी के साथ जाता था, जो डॉक्टर थे, डॉक्टर को कुछ नहीं पता होता क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो एक प्रैक्टिस थी जो करते थे। फिर जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने पहली बार रिसर्च बेस शुरू करा। हमारे यहाँ भी इंजीनियरिंग, हम तो इंजीनियरिंग से जुड़े हुए, इंजीनियरिंग कॉलेज में साइंस को बड़ी हे दृष्टि से देखा जाता था, कोई साइंस की परवाह नहीं करता था। इंजीनियरिंग वाज इंजीनियरिंग, इट वाज प्रैक्टिस। तो आईआईटीज ने पहली बार कहा कि हम साइंस बेस्ड इंजीनियरिंग करेंगे और हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ाएंगे। हमारा डायरेक्टर हो सकता है फिजिक्स वाला हो, रुड़की में हो ही नहीं सकता, रुड़की का हेड तो इंजीनियर ही होएगा। ये
तो ये जो बात आ रही है, हम अब साइंस ऑफ लर्निंग करेंगे। अभी तक हमारे पास आर्ट ऑफ टीचिंग था। आर्ट ऑफ टीचिंग में हमें कोई संकोच नहीं कहने में, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स थे, उन्होंने हमें पढ़ाया। पर जो लोग इतने सौभाग्यशाली थे कि वो सबसे अच्छे टीचरों के पास जा कर सके, उनके लिए गुरु गोविंद हुआ। पर जिनको लाखों ऑर्डिनरी टीचर मिले, वो तो कुछ नहीं कर सकते थे। साइंस में क्या होता है कि आप कोई भी हो, अगर आप साइंटिफिक मेथड यूज कर रहे हो तो आपको वही परिणाम मिलेगा जो दूसरे को मिल रहा है। तो इस समय एजुकेशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है टू क्रिएट अ साइंस ऑफ लर्निंग, और इसमें काम हो रहा है। न्यूरो साइंस हम सीख रहे हैं, वो कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, और मैंने अगर आप लोग देखें तो मैं लिंक्डइन में मैंने 10 किताबें बताई हैं जो कि पढ़ना चाहिए, जिसमें से एक तो मैं अभी यही भी कहता हूँ, एंथनी सेल्डन की एक किताब है द फोर्थ एजुकेशन रेवोल्यूशन, जो इसी पे है कि एआई से एजुकेशन पे क्या असर पड़ेगा, और हर एजुकेटर को पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो ये कह रहा है कि ये आपका सब्जेक्ट है, आप आइए, आप इसको आगे बढ़ाइए। आप ये मत रुकिए कि कोई आईबीएम कंपनी बना देगी फिर हम चलाएंगे, नहीं। एजुकेटर तो आप हैं, आप तय करेंगे कि हम एआई को कैसे यूज करेंगे फॉर फुलफिलिंग द गोल्स ऑफ एजुकेशन। तो फाइनली कहाँ कहाँ पे इसका फर्क पड़ेगा, मैं 2-4 बिंदु बता देता हूँ। कुछ इसमें से एक बड़ा सरप्राइजिंग है जो मैं देखा हूँ कई लोगों ने ध्यान, एआई से सब्जेक्ट भी बदल रहा है। और अभी हाल में आपको पता होगा मैथ्स में फील्ड मेडल होता है, तो जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिसिन में नोबेल प्राइज होता है, तो अल्फ्रेड नोबेल को मैथ्स की ज्यादा इज्जत नहीं थी, उसने मैथ्स के लिए नोबेल प्राइज नहीं रखा, पर उसके लिए एक और बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है फील्ड्स मेडल। इत्तेफाक से लास्ट 2 फील्ड मेडलिस्ट आर ऑल ऑफ इंडियन ओरिजिन। एक मंजुल भार्गव है जो कि एनईपी की ड्राफ्टिंग कमेटी में भी था, और एक है अशोक वेंकटेश, उसने इस पे कभी सेमिनार कराया अक्टूबर 22 में, हाउ एआई विल चेंज मैथ्स। हम मैथमेटिक्स की थ्योरम जो प्रूफ करते हैं, अभी तो हम इंसान प्रूफ करते हैं, बड़े बड़े जीनियस ने प्रूफ करी, क्या एआई मदद करेगा थ्योरम प्रूफ करने में या थ्योरम में कमी निकालने में? आप लोगों को याद होगा जिन्होंने भी देखा है, एक होती थी फर्माज लास्ट थ्योरम जो सैकड़ों साल तक प्रूव नहीं हो पाई। तो ये हो रहा है। तो जैसे टेलीस्कोप ने एस्ट्रोनॉमी को, माइक्रोस्कोप ने बायोलॉजी को, और कैलकुलस ने बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री को बदला, ऐसे ही एआई एकेडमिक सब्जेक्ट्स को भी बदलेगा। तो ये सबसे बड़ा काम है एकेडमिक्स के। दूसरा काम है इसको पहुंचाना, तीसरा है उसको पर्सनलाइज तरीके से पहुंचाना, जो इन्होंने बात करी मल्टीलिंगुअलिज्म की, इसकी उसकी। इट इज नॉट ओनली लैंग्वेज, द वे वी अंडरस्टैंड इज आल्सो डिफरेंट। कुछ लोगों को बहुत एग्जाम्पल्स देने की जरूरत होती है, वो कई एग्जाम्पल देंगे, जैसे सॉल्ट पेपर होते हैं तब उनको समझ में आता है। कुछ लोग कहते हैं मेरे को सिद्धांत बना लो, मैं सब डिराइव कर लूंगा, इंडक्टिव होते हैं, कुछ होते हैं डिडक्टिव होते हैं। तो इवन पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग आर डिफरेंट। AI will understand working with you what kind of a thinker are you? Are you jumping the gun? Are you moving forward? तो जो होशियार है वो बोर हो जाएगा, उसको आप एग्जाम्पल देते जाएं, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, वो तो बोर हो जाएगा। Now AI allows this to happen। तो इसलिए जो है, जो हमारे एम्बिशंस हैं, SDG गोल फॉर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, G20 वर्किंग ग्रुप वगैरह वगैरह, उनको अगर हम रियली फुलफिल करना चाहें, हम 10 साल बाद का ये सब नहीं हो सका, कुछ नया बना रहे हैं, बात अलग है, अगर करना चाहें तो ये टेक्नोलॉजी और एआई, और इसमें एजुकेटर्स का डायरेक्ट सेंटर स्टेज रोल है, पेरिफेरल रोल नहीं है। दे विल बी शेपिंग दिस, नॉट जस्ट इम्प्लीमेंटिंग इट और डिलीवरिंग इट। मेरे ख्याल से काफी हो गया, और ऑब्वियसली अगर किसी को डिटेल में इंटरेस्ट है तो मैं बहुत एक्टिव हूँ सोशल मीडिया में। मैं लिंक्डइन में हूँ, फेसबुक में हूँ, ट्विटर में हूँ, मेरा ब्लॉग है। मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ, बाकी सब जगह हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी सर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्रम में शिक्षा में क्या बदलाव होने वाले हैं, इस विस्तार से हमें जानकारी दिया। और ये बात सही है कि रेस में हम पीछे छूट जाएंगे अगर हम समय के साथ कदम मिला करके नहीं चलेंगे। ऐसा माना जाता है कि जब मानव ने अपनी सभ्यता के विकास में क्रमशः धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए हैं, सवाल ये उठता है कि शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई और क्यों हुई। माहेश्वर सूत्र में आचार्य पाणिनि जी ने बताया है
कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धृतिकामो सनकादि सिद्धान ये तद विमर्शे शिव सूत्र जालम। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव के डमरू से जो नाद उत्पन्न हुआ उससे पाणिनि ने 14 सूत्रों के आधार पर व्याकरण की रचना की और इसी से वर्णमाला के 51 अक्षर बने जो अ से लेकर के ग तक सारे स्वर और व्यंजन हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्रमशः नाद, ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द, वाक्य पद से होती हुई यह शिक्षा की यात्रा आज जैसा कि प्रोफेसर पंत सर ने बताया चैट जीपीटी और चैट बाट तक पहुंची है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस शिक्षा को किस उड़ान तक ले जाएगा और उसका क्या भविष्य होगा, इस प्रश्न का जवाब आने वाला समय ही दे सकता है। अब मैं स्वागत करना चाहूंगा प्रोफेसर जे.एस. राजपूत का, जो कि एक जाने माने शिक्षाविद हैं और एनसीईआरटी के एक लंबे समय तक निदेशक रहे हैं। आपको यूनेस्को द्वारा भी शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान करने के लिए पुरस्कृत किया जा चुका है। आपसे हमने अनुरोध किया है कि हमारी जो नई शिक्षा नीति 2020 है इसके संबंध में अपना वक्तव्य दें और हमें ये जानकारी उपलब्ध कराएं कि ये नई शिक्षा नीति जो है इसका क्या उद्देश्य है और इसमें क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं, इसका क्या दूरगामी परिणाम पड़ने वाला है। प्रोफेसर जे.एस. राजपूत सर। सुरेश जी, आपको और सभी को नमस्कार। इस आयोजन के लिए आपको बधाई। मैंने पंत जी को सुना और इस समय सभी की रुचि इसी में है और होनी भी चाहिए, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत सी चीजें चाहिए जो अभी हम नहीं कर पाए। मैं 1989 से 94 तक मंत्रालय MHRD था और गया मैं इसलिए था कि मुझे कहा गया कि आई विल लुक आफ्टर द ब्यूरो ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, नॉन फॉर्मल, बहुत लंबा चौड़ा। मुझे उस समय 1986 की पॉलिसी पर चर्चा हो रही थी, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा था और सबसे बड़ी बात थी कि सारे उस समय देश के 5.5 लाख प्राइमरी स्कूलों को भारत सरकार सहायता दे रही थी, अध्यापक की नियुक्ति के लिए, एक नया कमरा बनाने के लिए और उसके साथ साथ इक्विपमेंट खरीदने के लिए, कई चीजें हो रही थी। मैंने जब उसको समझने का प्रयास किया मुझे लगा कि इससे भारत की शिक्षा की सारी तस्वीर बदल जाएगी, बहुत कुछ बदल जाएगा। और मैं 1974 में प्रोफेसर हुआ था, 15 साल बाद जब मैं मिनिस्ट्री में आया हूं तो मुझे बहुत कुछ करने का अवसर है, लेकिन 3 साल बाद मेरी जो स्थिति थी वो बड़ी दयनीय हो गई थी। मैं जिस राज्य में भी जाता था वहां लगता था कि कोई इंक्वायरी हो रही है परचेज को लेकर के, कंस्ट्रक्शन को लेकर के, लाइब्रेरी की पुस्तकें खरीदने को लेकर के, ऐसे अनेक कार्य हुए। तो वो चीज मेरे मन में आज भी बैठी हुई। नीति बनाना एक चीज है, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अलग है और इस समय हमें उन पर बात करनी चाहिए, क्योंकि पिछले 2 साल में एक रिकॉर्ड और बना है जिसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है, मीडिया ने भी नहीं की। जितने कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, वेबिनार्स इस शिक्षा नीति पर हुए हैं उतने पहले कभी नहीं हुए थे। कोविड के काल में बहुत अच्छा था, ये सेमिनार वेबिनार भी होते रहते थे, आज भी हो रहे हैं, पता नहीं कितने में मैं भी बोल चुका हूँ। लेकिन हाँ, समय के साथ जो परिवर्तन नीति में होना चाहिए, जिसमें भविष्य दृष्टि भी शामिल होनी चाहिए, वह इस शिक्षा नीति में है। वर्तमान का विश्लेषण है, संभावनाओं के बारे में आकलन है और क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं उसको भी हमने लिया हुआ है। जैसे मैं पहली बात बताता हूँ नीति में, पहली बात तो उन्होंने ये कही है, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में यह शिक्षा नीति बनाई गई। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि क्या इसकी आवश्यकता थी, तो मैंने कहा थी। 1996 में यूनेस्को की एक रिपोर्ट बनी थी जो दुनिया भर में पढ़ी गई शिक्षा के क्षेत्र में। जैक डेलोस की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। डॉक्टर करण सिंह इसके मेंबर थे, 11 सदस्य थे विश्व भर से, बहुत ही नामी गिरामी लोग इसके सदस्य थे, करण सिंह जी भी थे।
जब ये रिपोर्ट 2 अक्टूबर 1996 को जिनेवा में प्रस्तुत की गई तो मैं वहां उपस्थित था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसका टाइटल था लर्निंग द टीचर अभी बताता हूँ। ये जो टाइटल था ये बहुत ही प्रभावशाली था, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। इस टाइटल को देखिए, जैसे मैं ये बोलूंगा लर्निंग द ट्रेजर विद इन, तो आप बहुतों को याद आ जाएगा कि स्वामी विवेकानंद ने एक वाक्य कहा था, एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ लर्निंग ऑलरेडी विद इन ह्यूमन। एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी विद इन मैन। मनुष्य के अंदर जो पूर्णता है वो उसका ही एक्सप्रेशन है। उस मीटिंग में उसके अध्यक्ष जैक डिलोर्स ने कहा, और बड़ी साधारण सी बात है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है, कि हर देश की शिक्षा व्यवस्था की जड़ें गहराई तक उस देश की संस्कृति से जुड़ी होनी चाहिए। एजुकेशन इन एवरी कंट्री मस्ट बी रिलेटेड और रूटेड टू कल्चर, हिस्ट्री एंड हेरिटेज ऑफ द इंडिविजुअल नेशन। मुझे लगा यही तो हम हर शिक्षा नीति में कहते रहे, लेकिन हम कितना जोड़ पाए हैं ये बात अलग है। और ये चीज यहाँ पर भी आएगी कि जो हमने कहा कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में यह शिक्षा नीति बनाई गई। इसके बहुत से आयाम हैं जिन पर बहुत अलग से चर्चा हो सकती है। जो चीजें मुझे प्रभावित करती हैं उसमें सबसे पहली बात है फ्लेक्सिबिलिटी। अभी करिकुलम बन रहा है, उसके समाचार पत्रों में उसके बारे में जो भी आया है कि अब विज्ञान, साइंस, आर्ट्स जैसे, कॉमर्स जैसे जो विभाग बनाए थे हम लोगों ने, वे समाप्त कर दिए जाएंगे। बच्चे को सारी सुविधा होगी कि वो कौन से विषय पढ़ना चाहता है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि अगर मेरे को करिकुलम और शिक्षा नीति बनाने के सारे अधिकार दे दिए जाएं तो मैं बच्चों को केवल 2 चीज पढ़ाऊंगा, म्यूजिक एंड मैथमेटिक्स। और सच में लगता है कि ऐसा कुछ हो तो एक करिकुलम बन सकता है, व्यक्ति का विकास भी हो सकता है, उसके व्यक्तित्व का विकास संभव है। जैसे गांधी जी ने तकली को माध्यम बनाया था और बड़ी बड़ी बातें कही थी, हेड, हैंड एंड हार्ट, तीनों को हम तकली के द्वारा आगे बढ़ा सकते हैं, उनकी प्रगति कर सकते हैं और व्यक्तित्व निर्माण कर सकते हैं। ये चीज यहाँ पर भी आती है कि फ्लेक्सिबिलिटी कैन रियली हेल्प, और दिस वुड बी अ रिवॉल्यूशनरी स्टेप। समय की आवश्यकता भी है क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस समय इससे अलग नहीं। यूनेस्को ने उस समय 4 चीजें बताई थी उस रिपोर्ट में, दुनिया भर का अध्ययन करने के बाद, कि हम जानने के लिए शिक्षा सीखते हैं, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू यानी स्किल्स हमें चाहिए, लर्निंग टू बी हमारा व्यक्तित्व और अफेक्टिव डोमेन का विकास होना चाहिए, एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर। ये नई चीज थी, ये इस पर पहले बहुत चर्चाएं शिक्षा के नहीं होती थी। हमारी नीतियों में भी इसको कहा गया है किसी ढंग से, लेकिन 1996 में बड़े स्पष्ट ढंग से कहा गया कि लर्निंग टू लिव टुगेदर, यानी विविधता का सम्मान करना सीखना पड़ेगा। और इसका मुख्य कारण यह था कि यूरोप में जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं और जिनकी वजह से बहुत से उथल पुथल पैदा हुई है, उसकी तरफ सारी दुनिया का ध्यान गया है। भारत में वो स्थिति बहुत सालों से रही, हजार साल या 1500 साल से तो रही है, 2000 साल से रही, कि हमने विविधता को, और पर्टिकुलरली द डाइवर्सिटी ऑफ द फेथ, वी हैव सीन एंड वी हैव लिव्ड विद इट। हमारे पास वो था अनुभव, लेकिन दुनिया के बहुत से देशों के पास नहीं है, विशेषकर यूरोप देशों के पास नहीं है। इस बात को लर्निंग टू लिव टुगेदर इस शिक्षा व्यवस्था का बहुत बड़ा अंग होगा और ये कठिन भी होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हम लोगों ने सन 2000 में एनसीईआरटी में करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया था, जो अब बन रहा है, और मैं चाहता हूं कि जब अब जो आपके सामने आए उसके साथ आप पुराने वाले का भी ध्यान रखें, तो एक संस्तुत की थी, क्योंकि 96 में ये सब मैं सीख रहा है कि चिल्ड्रन मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑल द रिलीजन्स। अपने आप में ये बहुत हिम्मत वाली, मतलब करेजियस रिकमेंडेशन थी, जहाँ सेकुलरिज्म में रिलीजन का नाम लेना मना है, लेकिन ये रिकमेंडेशन की गई कि चिल्ड्रन मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑल द रिलीजन्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप। दे शुड नो द कम्युनिटीज, फुल स्टॉप।
they must learn to respect differences wherever these exist. और इस पर सारा मामला भारत के सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। आप में से बहुतों को याद होगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये था कि यदि बच्चों को सब धर्मों के मूल तत्व सिखा दिए जाए और उन्हें यह सिखा दिया जाए कि जहां जहां अंतर है उनका आप आदर करें, तो निश्चित रूप से देश में भाईचारा बढ़ेगा, सोशल कोहेशन बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति समझ बढ़ेगी। हमारी ये बहुत बड़ी आवश्यकता है, हम माने या न माने, हमारी अनेक कठिनाइयां और प्रश्न इससे पैदा होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी होते हैं। लेकिन इस समस्या का समाधान कौन करेगा? शिक्षा का क्षेत्र ही कर पाएगा और कोई नहीं कर सकता। और यहाँ पर मैं एक थोड़ी सी बात और लाना चाहता हूँ जो इसमें दी हुई है इस नीति में। इसमें एक वाक्य है कि टीचर शैल बी रीस्टैब्लिश्ड, अध्यापकों को पुनर्स्थापित किया जाएगा। जो चर्चाएं हुई हैं जिनमें मैं भी शामिल रहा हूं, उसके पहले जब टी.एस.आर. सुब्रमण्यम कमेटी बनी थी उसका मैं सदस्य था, लेकिन बाद वाले में मैं शामिल हुआ हूँ, बहुत सी चीजें में सदस्य नहीं था। तो वहां पर ये चर्चाएं बहुत होती रही, कैसे हम इस चीज को आगे बढ़ाएं और क्या किया जा सकता है कि अध्यापकों के लिए क्या किया। मैं मुख्य रूप से आपके सामने कहना चाहूंगा कि सन 2012 में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से संबंधित एक कमेटी बनी थी। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जे.एस. वर्मा उसके अध्यक्ष थे और जितनी स्पष्टता से शिक्षा की चुनौतियों के बारे में उन्होंने लिखा है वैसा दूसरी रिपोर्ट में मुझे कहीं मिला नहीं। वर्मा जी ने लिखा कि 10,000 टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर इंटरेस्टेड ओनली in commerce and they have no idea of quality। और ये भी लिखा दे आर सेलिंग डिग्रीज। अब ये प्रश्न मैं आप सबके सामने रखता हूँ कि अगर 10,000 टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ऐसा हो रहा है तो हर एक में से कम साल में 100 अध्यापक, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? और उसके बाद ये लगातार अभी भी जारी है, क्योंकि शिक्षा नीति में भी सन 2020 की शिक्षा नीति में 15.2 पर वर्मा जी के इस कथन को दोबारा उद्धृत किया गया है। ये बताता है कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस एस्पेक्ट इज। सॉरी, गुलजार मेडल की किताब आई थी 1968-70 के आसपास, द एशियन ड्रामा, और उसमें उन्होंने टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात की थी और कहा था दैट क्वालिटी, उन्होंने कहा कि इन देशों के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए रास्ता एक ही है कि वो सबसे पहले अपने टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की गुणवत्ता सुधार लें, और अगर उन्होंने ऐसा कर लिया तो उनके स्कूलों में गुणवत्ता सुधरेगी क्योंकि अध्यापक अच्छे होंगे, और अगर स्कूलों में गुणवत्ता सुधर सकी तो हर क्षेत्र में गुणवत्ता सुधर जाएगी। तो ये बड़ी सामान्य सी बात है, हम सबकी समझ आती है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन आप में बहुत से लोग ये जानते हैं कि हमारे यहाँ टीचर प्रोफेशन की स्थिति अत्यंत खराब है। मेरी चिंताएं यही है कि हम नई शिक्षा नीति में अच्छी से अच्छी बिंदु लाएंगे। हमने ये फ्लेक्सिबिलिटी की बात है, मल्टी लिंगुअल बनाने की बात है, ऐसी बहुत सी बातें हैं, इवेल्युएशन में सुधार करने की बात है, बच्चे की प्रतिभा को आगे विकसित करने की बात, ये सारी बातें। लेकिन क्या केंद्र बिंदु क्या है? हाउ फार द टीचर इज प्रोफेशनली प्रिपेयर्ड एंड रेडी। अगर वो तैयार नहीं है तो शिक्षा नीति में लगभग वही स्थिति होती है जो मुझे उदाहरण से मैंने दी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या हुआ था। अब मैं थोड़ी दूसरी दो एक बातें कह देता हूं जो शिक्षा नीति में ढूंढनी चाहिए। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि एवरी चाइल्ड when the child is born, he is blessed with 2 divine bones। 2 ईश्वरीय वरदान उसे मिलते हैं। पहला है पावर ऑफ आइडियाज, दूसरा पावर ऑफ इमेजिनेशन। और हमारी शिक्षा व्यवस्था ने लिखा दोनों को लगातार व्यवस्था में डालकर
करती रहती है, इनको हम रोकते रहते हैं, दबाते रहते हैं। हम बच्चे को बांध देते हैं कि तुम इसके साथ यही पढ़ो, या तुम इतनी ही किताब पढ़ो, या तुम ऐसे ही लिखो जैसे एनसीईआरटी की पुस्तक में लिखा, तुम्हारा उत्तर वैसा ही होना चाहिए। मैं इस बात को जब अध्यापकों से कहता हूं तो उसके साथ 2 शब्द और जोड़ता हूं, वो है क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी। इससे ये 2 आइडियाज एंड इमेजिनेशन की बात और अच्छे ढंग से समझ आ जाती है। ये 4 चीजें हैं, इनमें हम घटा बढ़ा सकते हैं, आइडियाज, इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी। जो शिक्षा व्यवस्था लगातार बढ़ने का अवसर प्रदान कर सकती है, वैसी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण हो गया है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये समस्या बहुत ही बड़ी, और इसी आधार पर हमें इन चीजों को देखना चाहिए। अगर हम ये कर दें तो चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, नवाचार की बात हो, रिसर्च में गुणवत्ता बढ़ाने की बात हो, नए नए क्षेत्रों में युवाओं को जाने के लिए प्रोत्साहन करने की बात हो, सारी चीजें हमारी यहाँ पर ठीक हो जाएंगी अगर हम ये कर सकते। इस शिक्षा नीति के बनने में जो चर्चाएं हुई उनमें गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ साथ श्री अरबिंदो की शिक्षा दर्शन पर भी चर्चा हुई। श्री अरबिंदो की एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बता देता हूं कि 3 सिद्धांतों में सामान्य रूप से समझने का प्रयास करते हैं। पहला, हम सब जानते हैं कि जो बच्चा जानता है, जो उसकी बैकग्राउंड नॉलेज, उसके आगे आप बढ़िए, कोई भी स्थिति हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो प्राथमिक कक्षाएं हो, हालांकि उच्च शिक्षा में इसको ध्यान नहीं देती। दूसरा, उन्होंने कहा था कि माइंड मस्ट बी कंसल्टेड इन इट्स डेवलपमेंट। बच्चे की मनस्थिति को जानना बहुत आवश्यक है अध्यापक के लिए, और ये वही अध्यापक कर सकता है जो अच्छी तरह से प्रशिक्षित हो, अन्यथा नहीं कर पाएगा। लेकिन जो तीसरी चीज है वो सबसे महत्वपूर्ण है और जो वाकई में विचारणीय है, जिसमें बहुत चर्चा आगे होनी चाहिए। श्री अरबिंदो का कथन है, नथिंग कैन बी टॉट, एवरीथिंग कैन बी लर्न। जब हम बार बार ये कहते हैं फोकस ऑन एम्फेसिस, फोकस इज ऑन लर्निंग, फोकस इज नॉट ऑन द टीचर, but when you go actually to the classroom, you always find that it is other way around. इस दिशा में एक काम और किया गया है, वो काम है नई शिक्षा नीति में कि टीचर शैल बी प्रिपेयर्ड only by a 4-year integrated course। 1964-65 में एनसीईआरटी के 4 रीजनल इंस्टीट्यूट्स में एक प्रोग्राम शुरू हुए थे। 12वें के बाद बच्चे आते थे और वो बीए, बीएड या बीएससी, बीएड की डिग्री लेकर बाहर निकलते थे। कई अध्ययन से ये सिद्ध हुआ है कि ये जब टीचिंग में गए तो इनकी परफॉर्मेंस अन्य से बहुत अच्छी रही। सेंट्रल स्कूल्स में बहुत से गए इसमें से, और उसका अध्ययन एक बार मैंने भी कराया था 1980 में। सही बात सही है, और अब ये शिक्षा नीति में आ गया है। इसको अगर सही ढंग से राज्य सरकारों ने इम्प्लीमेंट कर लिया, क्योंकि अधिकांश टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर अंडर द परव्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन भी है सब है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण। तो उसको अगर हमने कर लिया और अध्यापक को तैयार कर लिया सही दिशा में, सही ढंग से, तो नई शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सी चीजें हम कर लेंगे। और निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति दुनिया में किसी भी देश की शिक्षा नीति के समक्ष है, बहुतों से आगे है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इस शिक्षा नीति की आलोचना बहुत कम हुई है। केवल जो नहीं समझते हैं उन्होंने ये आलोचना की है, बाकी ने आलोचना नहीं की। तो बहुत कुछ में आ गया है, बहुत कुछ किया जा सकता है, और उसी के आधार पर 2-3 लोगों के दर्शन है। स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन से बहुत कुछ इसमें लिया गया है, उसे व्यवहार में लाना है। गुरुदेव टैगोर ने तो व्यवहारिक जो कहा उसको संस्था बना करके लोगों को दिखा दिया, उसको देखते रहना है। गांधी जी की हेड, हैंड एंड हार्ट की बात, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट या सेल्फ, सोसाइटी एंड नेचर, ये 3x3 मैट्रिक्स है, वो भी इसमें सम्मिलित है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत की ज्ञान परंपरा में विश्वास पैदा करती है। ये भी कहती है कि अगर आपने अच्छा किया है तो आपका कर्तव्य है कि उससे अच्छा क्यों नहीं किया। जो लोग अच्छा करते हैं उन्हीं से अपेक्षा होती है और अच्छा करें। हमारे शिक्षा के कई संस्थान बहुत अच्छे हैं, वहाँ बड़े नवाचार हो सकते हैं, बहुत कुछ सोचा जा सकता है। यदि वे सभी एक मत होकर अध्यापक प्रशिक्षण में सहायता करना प्रारंभ कर दें तो यह सारी की सारी शिक्षा नीति लागू हो सकती है।
देश को एकता के सूत्र में बांध सकती है, सामाजिक समरसता में योगदान कर सकती है और पंथिक समझ को भी बढ़ा सकती है, जो हमारे देश की बड़ी बड़ी आवश्यकताएं हैं और विकास का आधारभूत सिद्धांत बन सकती है। इतना ही अभी कहना है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी बात आपकी सुन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने नई शिक्षा नीति के बारे में बहुत विद्वतापूर्ण व्याख्यान दिया और हम सब लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। साथ ही यह भी अपेक्षा की कि यदि राज्य सरकारें इसमें पर्याप्त ध्यान देती हैं तो कदाचित जिस उद्देश्य को लेकर ये मसौदा तैयार किया गया, ड्राफ्ट तैयार हुआ और नीति बनी और उसका अच्छी तरीके से पालन हो सकेगा, तो हम जो वैश्विक परिदृश्य में शिक्षा जगत में परिवर्तन हो रहे हैं उनके साथ समय के साथ हम चल सकेंगे और हमारे विद्यार्थी भी उचित शिक्षा प्राप्त करके जो शिक्षा के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानक बने हुए हैं उनको हम मीट आउट कर पाएंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अगले वक्ता के रूप में प्रोफेसर अशोक कुमार सर को बुलाना चाहूंगा, जो कि कई विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर रह चुके हैं और बहुत ही प्रतिष्ठित शिक्षाविद हैं। आपको हमने जयपुर में भी सुना था आपकी विद्वतापूर्ण व्याख्यान को, जिसमें लगभग 6 वाइस चांसलर आए हुए थे। तो आपसे हमने अनुरोध किया है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज कैंपस इन इंडिया विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर हमें लाभान्वित करें। मैं संज्ञान में लाना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक मसौदा जारी किया है 2023 में, सेटिंग अप एंड ऑपरेशन ऑफ कैंपसेज ऑफ फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया रेगुलेशंस 2022। इस नाम से एक मसौदा जारी किया है जिस पर विभिन्न लोगों से मंतव्य लिए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कैंपस इंडिया में आ रहे हैं इनको कितनी स्वायत्तता प्रदान की जाए। क्या शिक्षा व्यापार है या शिक्षा सेवा है, इस पर हमारे देश के नियम जो हैं कितने प्रभावी हो सकेंगे, इनका फी स्ट्रक्चर जो होगा वो कितना स्वतंत्र होगा, विदेशी मुद्रा के रूप में हमारी फॉरेन करेंसी कितना बढ़ेगी। इन सारे मुद्दों पर एक विश्लेषण करते हुए प्रोफेसर अशोक कुमार सर से रिक्वेस्ट है कि आपका विद्वतापूर्ण वक्तव्य हम सुनेंगे। प्रोफेसर अशोक कुमार सर। जी सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं कि आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलुमनाई एसोसिएशन के संदर्भ में एक संवाद प्रक्रिया शुरू करी और सबसे पहले शिक्षा के बारे में आपने संवाद प्रक्रिया शुरू करी। ये बहुत ही आप लोग बधाई के पात्र हैं और ये बहुत उत्साहजनक है कि आज मैंने बहुत ही महानुभावों के व्याख्यान सुने और इसमें हमारे बहुत ही शीख योगेंद्र जी, पंत साहब और अभी राजपूत साहब ने बोला, वास्तव में किसी भी देश की समृद्धि के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और यदि हमारी शिक्षा समृद्ध हो जाए तो हमारी आर्थिक उन्नति भी इस पे निर्भर करती है। इसलिए शिक्षा की ओर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर अभी कुछ हमारे महानुभावों ने नई शिक्षा नीति के बारे में बात की, शिक्षा के बारे में बात करी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करी। मैं कुलपति होने के नाते मैंने पिछले 10 साल में हायर एजुकेशन को, विशेष तौर से विश्वविद्यालयों को और महाविद्यालयों को बहुत क्लोज से देखा है और इसलिए मैं 2 शब्द उस पर बोलूंगा, उसके बाद फिर विदेशी विश्वविद्यालय के बारे में बोलूंगा। जहां तक मेरा मानना है और अभी कहा भी गया कि कोई भी जो नीति बनती है वो अच्छी बनती है, नीति में कोई खराबी नहीं होती। जैसे जैसे समाज में, देश में परिवर्तन आते हैं, नीतियां भी परिवर्तित होती रहती हैं, लेकिन जब भी कोई नीति बनती है तो वो अच्छी नीति बनती है, किसी भी देश के विकास के लिए बनती है।
विशेष तौर से छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, उनके उत्थान के लिए बनती है। मेरा सिर्फ 2 ही इसमें विश्लेषण है नई शिक्षा नीति के बारे में कि NEP 20 एक बहुत अच्छी शिक्षा नीति है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मेरा कई सालों के अनुभव से जो मैंने बहुत क्लोजली देखा है, मुझे ये लगता है कि ये ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करती। जरा ग्राउंड रियलिटी को हमने शायद बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देखा। मुझे सिर्फ ये चिंता है जब मैं आज देखता हूँ कि महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति बहुत कम हो गई है। फॉर्मल एजुकेशन जो है वो बहुत संकट में है। किस कारण से संकट में है इस विषय में जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक बेसिक चीज जो है संकट की वो है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की। शिक्षकों की कमी है, प्रयोगशालाओं की कमी है और इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली अन्य शिक्षकों की कमी है। तो इस कारण से ये एक गंभीर चिंतन का विषय है कि हम फॉर्मल एजुकेशन के बारे में और ध्यान से सोचें, इसमें हम किस प्रकार से इसकी हम मदद कर सकते हैं ताकि ये फॉर्मल एजुकेशन एक अच्छी शिक्षा बने और हम अपनी शिक्षा नीति को क्रियान्वित कर सकें, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। नीतियां तो अच्छी बनती हैं, इसमें कोई शक नहीं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ा कंपटीशन है आज फॉर्मल एजुकेशन का, वो है कोचिंग इंडस्ट्री से। वी हैव डेवलप्ड ए पैरेलल कोचिंग इंडस्ट्री इन दिस कंट्री। विद्यार्थी कक्षाओं में नहीं आते, फॉर्मल एजुकेशन में कम ध्यान देते हैं और वो कोचिंग संस्थानों में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। इसलिए नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए ये बहुत आवश्यक है, विशेष तौर से कि हमारा छात्र कक्षाओं में आए। इसी संदर्भ में नई शिक्षा नीति में एक अच्छा प्रयास किया गया है और वो है कि भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को भी प्रवेश दिया जाए। ये बहुत वर्षों पुरानी हमारी एक सोच थी, हमारा एक सपना था। ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इस तरह से इसके बारे में विचार किया गया हो। और जहां तक मुझे ध्यान है कि सन 2010 में भी जब कांग्रेस की सरकार थी, तब विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश के लिए बहुत बातचीत हुई, लेकिन कई कारणोंवश वो सफल नहीं हो सके और ये असहमति हो गई और विदेशी विश्वविद्यालयों को भारतवर्ष में खोलने की, प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। लेकिन संयोगवश नई शिक्षा नीति 2020 में विदेशी विश्वविद्यालयों को प्रवेश की अनुमति भारत सरकार ने दे दी है। और जैसा कि अभी सिंह साहब ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने 5 जनवरी 2023 को ये एक सर्कुलर जारी कर दिया है, एक आदेश जारी कर दिया है, और जिसके तहत विदेशी कुछ नियम बना दिए हैं, उसके प्रावधान बना दिए हैं कि जिसके कारण विदेशी विश्वविद्यालय हमारे देश में प्रवेश कर सकते हैं। मैं अपनी बात को 3 उसमें भागों में कहूंगा। एक तो जो भारत सरकार ने प्रस्ताव दिया है वो क्या है, इसका क्या कारण था जो इसका प्रस्ताव बना और इस प्रस्ताव में क्या चीज, क्या नियम है, और दूसरा इसको क्या क्या चुनौतियां हैं और भारतवर्ष में इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा जो हमारे विश्वविद्यालय हैं या जो हमारे छात्र हैं, और तीसरा क्या सुझाव हम देना चाहिए कि कैसे ये प्रक्रिया जो है, ये प्रवेश जो है वो लागू हो। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी तक भारतवर्ष में करीब 1113 हायर स्टडीज के इंस्टीट्यूशंस हैं और लगभग 4 करोड़ विद्यार्थी जो हैं वो शिक्षा ले रहे हैं। लेकिन जैसा कि अभी पहले बताया, पंत साहब ने बताया कि हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है अभी भी 27% है और ऐसा कहा गया है कि 2035 तक इसको 50% बढ़ाना है। तो इसको बढ़ाने के लिए तो इंस्टीट्यूशन बनाने पड़ेंगे, टीचर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको डेवलप करना होगा। और दूसरा रुख ये कहा गया कि शिक्षा को कैसे और उन्नतिशील बना जाए, विद्यार्थियों को और उच्च शिक्षा दी जाए, अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए। तो ऐसा देखा गया है कि हमने देखा है कि भारतीय छात्र जो हैं वो विदेशी विश्वविद्यालय की ओर आजकल काफी उनका ध्यान आकर्षण है और वो विदेश में अपनी शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं।
और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान में करीब 28 बिलियन डॉलर वार्षिक जो है विदेशी धन हमको देना पड़ता है, और ऐसा अनुमान है कि 2024 तक करीब 80 बिलियन डॉलर हमको इसमें हमारा जाएगा। तो ये भी एक कारण है कि कहा गया है कि हम इस धन को किस प्रकार से बचाएं कि हमारा धन हमारे देश में रहे, ये विदेश में ना जाए। तो इस कारण से यदि जो विद्यार्थी विदेश जाना चाहते हैं, विदेशी विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो यदि ये विश्वविद्यालय हमारे भारतवर्ष में प्रवेश कर जाए, बन जाए, तो हमें बहुत सारे कठिनाइयों का जो हमारे विद्यार्थी अभिभावक गण को सहना पड़ता है, विशेष तौर से आर्थिक स्थिति के बारे में, उसकी बचत हो जाएगी और हमारे विद्यार्थियों को भारतवर्ष में रह के अच्छी शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है जिस कारण से इस प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया है। और यूजीसी ने इसमें कई नियम बनाए हैं, और उन नियमों का ये है कि वे पालन करने पड़ेंगे। और जो भी, जैसे आप जानते हैं कि वर्ल्ड रैंकिंग होती है, तो पहला पैरामीटर तो ये कि कौन से विदेशी विश्वविद्यालय भारतवर्ष में प्रवेश कर सकते हैं। तो ऐसा एक मानक बनाया गया है कि आजकल इंस्टीट्यूशन की एक रैंकिंग होती है, बहुत सारे रैंकिंग इंस्टीट्यूशन से आज रैंकिंग करते हैं। तो एक मानक बनाया गया है कि वर्ल्ड रैंकिंग में जिनकी विद इन 500 रैंकिंग है, वही विश्वविद्यालय हमारे भारतवर्ष में अपना कैंपस खोल सकते हैं। तो पहली इसकी तो शर्त ये है। दूसरी बात यह है कि उनको पहले 10 वर्षों में उसको चलने की मंजूरी दी जाएगी, और इसकी मंजूरी देने का 10 वर्ष का मतलब ये है कि उनकी क्या व्यवस्था है, उनका क्या शिक्षण है, जिस कारण से हमने उन विश्वविद्यालयों को भारत में प्रवेश दिया है, तो हमारा लक्ष्य पूरा होता है कि नहीं होता, हमारे विद्यार्थी उससे लाभान्वित होते हैं कि नहीं होते हैं। तो एक कार्यकाल, एक लिमिट बनाइए 10 साल, और अगर 10 साल में ये ऐसा मालूम चलता है कि ये योजना सफल है, तो उनको एक स्थायी नेतृत्व भी, स्थायी उनको यहाँ पर प्रवेश दिया जा सकता है। लेकिन आप जानते हैं इसमें एक बड़ी चुनौती होगी जो भी विश्वविद्यालय आएंगे यहाँ पर, कि विश्वविद्यालय केवल 10 वर्ष के लिए तो है नहीं, विश्वविद्यालय तो एक लंबे समय के लिए है। और जो भी विश्वविद्यालय नया स्थापित होगा, उसको अपनी स्थापना के लिए किसी भी जगह पर, चाहे भारतवर्ष हो चाहे अपने देश में हो, उसको स्थापना के लिए कुछ वर्ष तो चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो 10 वर्ष का समय है वो थोड़ा कम समय है। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि मापदंड नहीं होने चाहिए, उनकी नियमित निगरानी होनी चाहिए, उसका विश्लेषण होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार कहना कि 10 वर्ष बाद देखेंगे, फिर अगर नहीं होगा तो उनको स्थायीपन नहीं देंगे, तो मैं समझता हूँ इसमें कई विश्वविद्यालय यहाँ पर प्रवेश लेने से पहले कई बार सोचेंगे। क्योंकि किसी भी विश्वविद्यालय को यहाँ जब स्थापित करेंगे तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी कुछ खर्चा होगा, व्यवसाय में उसके खर्चा होगा, तो नेचुरली एस्टेब्लिशमेंट इटसेल्फ इज ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो मैं समझता हूँ ये 10 साल का जो है उसको हट जाना चाहिए। और ये जरूर है कि मापदंड होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, समय समय पर निगरानी, एक्रेडिटेशन तो होता ही है भारतवर्ष में आजकल, हर साल इंस्टीट्यूशन का 5 साल में एक्रेडिटेशन होता है, तो उस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। ये बहुत अच्छी बात है कि जो विश्वविद्यालय यहाँ पर आएंगे उनको पूरी ऑटोनॉमी दी गई है, पूरी ऑटोनॉमी इन द सेंस कि फीस स्ट्रक्चर क्या होगा वो निश्चित करेंगे। पाठ्यक्रम के बारे में जरूर ये कहा गया है कि पाठ्यक्रम वही बनाएं जो वो अपने विश्वविद्यालयों में, जहां जहां विश्वविद्यालय है, वो स्थापित करें, और ये सुनिश्चित करें कि जो उसका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विल बी इक्वलेंट टू दैट। अब ये कितना एस्टेब्लिशमेंट होगा इसकी निगरानी करना आवश्यक है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ही कारण उनको यहाँ बुलाया जा रहा है। तो इसलिए उनको भी यहाँ वर्ल्ड क्लास टीचर्स को यहाँ पर स्थापित करना पड़ेगा, और उन टीचर्स को विदेश से भारत में लाना ये एक कठिन समस्या हो सकती है, जो कि आने वाला समय ही बताएगा। तो ये जो ऑटोनॉमी है ये बड़ी अच्छी बात है, और शिक्षा में और इन संस्थाओं में ऑटोनॉमी होनी चाहिए। लेकिन इस ऑटोनॉमी देने से इसका एक जो फॉल आउट है
वो हमारे भारतीय विश्वविद्यालयों पर भी पड़ता है। ये बिल्कुल मानने या न मानने वाली बात मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरे अनुभव से आज भी भारतवर्ष में, हमारे देश में भारतीय विश्वविद्यालयों को पूर्ण रूप से स्वायत्तता नहीं है। मैं इस विषय में ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन जब भी कभी हम एक विदेशी इंस्टीट्यूट को पूरी छूट देंगे, स्वायत्तता देंगे, फीस स्ट्रक्चर की देंगे, तो हमारे जो विश्वविद्यालय हैं, भारतीय विश्वविद्यालय, उन पर भी इसका असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो इस बात को भी हमें सोचना चाहिए कि हम अपने विश्वविद्यालयों को भी पूर्ण स्वायत्तता दें, ऐसा मेरा ये मानना है, ऐसा मेरा विचार है। अब ये जो प्रयोग है ये अपने आप में बहुत अच्छा है, लेकिन इस प्रयोग को हम अगर प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ से देखें तो ऐसा नहीं है कि ये भारतवर्ष में ये प्रथम प्रयास है। बहुत से देशों में इस तरह की व्यवस्था है, और एक क्रॉस बॉर्डर एजुकेशन रिसर्च टीम है जो कि CBRT कहलाती है, उसने ये अध्ययन किया कि 2020 तक अबाउट 37 कंट्रीज ने ये फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अपने यहाँ एस्टेब्लिश किया है, और जिसमें कि सबसे ज्यादा चीन में 42 हैं, UAE में 33 हैं, सिंगापुर में अबाउट 16 है, मलेशिया में 15 है, कतर में 11 है, सो मेनी थिंग्स। लेकिन एक जो इसमें सोचने वाली बात है कि हमने इन इंस्टीट्यूशन को अपने देश में प्रवेश के लिए अनुमति दे रहे हैं फॉर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और हमने जैसे बताया है कि वर्ल्ड रैंकिंग में फर्स्ट 500 होने चाहिए, वही करेंगे। लेकिन जितने अभी तक 37 देशों में ये सेंटर्स बने हैं, FHEI कहते हैं, फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये अभी भी वर्ल्ड रैंकिंग में अभी भी कहीं पे स्टैंड नहीं करते, विद इन 500 भी नहीं करते। तो इसका मतलब है कहीं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होगा इन विश्वविद्यालयों के खोलने पे, जो कि हमारी सोच है। तो इन सब बातों को देखते हुए एक जो विचार मन में आता है वो ये आता है कि आखिर भारतीय विद्यार्थी विदेशों में क्यों पढ़ना जाना चाहते हैं? क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के कारण पढ़ना चाहते हैं? हम और आप ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा फीस होती है, आर्थिक कष्ट होगा, अभिभावकों पे आर्थिक कष्ट होगा, फिर क्यों भारतीय विद्यार्थी जो हैं विदेश में जाना चाहते हैं? ये एक सोचने वाली बात है। भारतीय विद्यार्थी या विदेश से या अन्य देशों से विद्यार्थी जो विशेष तौर से यूरोप में और अमेरिका में पढ़ने जाते हैं, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, इनमें पढ़ने जाते हैं, वो बहुत से कारणों से जाते हैं। एक कारण से नहीं जाते, केवल शिक्षा के लिए नहीं जाते। जब ये विदेश जाते हैं तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि इनका एक एक्सपोजर होता है। जो एक्सपोजर होना किसी भी इंस्टीट्यूशन के विद्यार्थियों के लिए देश विदेश में एक्सपोजर होना बहुत आवश्यक है। उससे उनकी थिंकिंग बढ़ती है, पावर ऑफ थिंकिंग बढ़ती है, दुनिया देखता है। और जब विदेश जाता है, अमेरिका में जाता है, तो सबसे जो एक और इम्पोर्टेंट बात है, इसकी जो मिक्सिंग होती है ना, वो मल्टीपल नेशनल के साथ होती है। आपके साथ एक जापानी पढ़ रहा है, एक चाइनीज पढ़ रहा है, एक ऑस्ट्रेलियन पढ़ रहा है, न्यूजीलैंड पढ़ रहा है, कि अरब कंट्री का पढ़ रहा है। तो जो मिक्सअप होता है ना, कल्चरल जो मिक्सअप होता है, इससे जो ब्रॉड आउटलुक होती है वो किसी भी विद्यार्थी के लिए बहुत डिफरेंट हो जाती है। अगर यही विश्वविद्यालय भारतीय प्रवेश में आएंगे तो उसको, हमारे विद्यार्थी को खर्चा बच जाएगा, ये बात मानी है, विदेशी डिग्री मिल जाएगी, लेकिन ये जो मल्टीपल कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है ये उसको नहीं मिलेगा। या तो हम ऐसी व्यवस्था बनाएं कि हमारे यहाँ भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए। मेरे ख्याल से समय लगेगा, हो सकता है समय लगेगा, लेकिन इस समय के लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। दैट इज व्हाट आई फील। तो ये जो एक और भी कारण है, हम कहते हैं आर्थिक, लेकिन आपने सुना होगा, मैंने देखा भी है, अमेरिका में जाकर देखा है, हमारे कई विद्यार्थी हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, पढ़ा भी है। वहां पर जो विद्यार्थी जाता है उसको कई साइड जॉब्स मिल जाती हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है टू सर्व। वो होटल में भी काम कर सकता है, रेस्टोरेंट में भी काम कर सकता है, लाइब्रेरी में भी काम कर सकता है, उसको रिसर्च स्टूडेंटशिप भी मिल जाती है। तो वो कहने का मतलब प्लीज कंक्लूड सर, प्लीज कंक्लूड सर।
It's by 6:30 sir. ओके 2 मिनट्स। सो इस कारण से क्या होता है कि वो बच्चा जो है वो बहुत सी अपनी आर्थिक स्थिति को भी संभाल लेता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें इन सब चीजों को और ध्यान देना होगा ताकि हम ये सब जो कठिनाइयां हैं, ये सब जो चिंताएं हैं, ये करें। और सबसे जरूरी जो है वो निश्चित करना चाहिए कि ये जो डिग्री हमारी विदेशी संस्थान यहाँ इस विश्वविद्यालय इस भारत में आके देंगे, वो उसकी इक्वलेंस होगी कि नहीं होगी वर्ल्ड में रिकॉग्निशन। जैसे कि हार्वर्ड की अगर यूनिवर्सिटी यहाँ पर कैंपस बनाए तो जब उस विद्यार्थी को डिग्री मिलेगी तो क्या वो डिग्री हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इक्वलेंट विदेशों में, सब देशों में मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, ये बे चिंता का विषय है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इसको हमारे बारे में सोचना चाहिए। मेरा एक अंत में सुझाव है कि मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी पहल है कि हम विदेशी विश्वविद्यालय लाएं, लेकिन मेरा एक अच्छा सुझाव है कि ये शायद थोड़ी सी जल्दी होगी। पहले चरण में ऐसा होना चाहिए कि हम पहले अपने जो विश्वविद्यालय हैं उनके MOU कराएं विभिन्न इन संस्थानों से, कई विश्वविद्यालय में हो भी, तो एक बार से एक कॉमन प्रोग्राम दोनों का बने, एक बार थोड़ा सा इनका एस्टेब्लिशमेंट हो जाए, एक MOU हो जाए और उसके अनुसार से धीरे धीरे उसके बाद ही अलग से अपने विश्वविद्यालय बनाएंगे तो मैं समझता हूँ वो काफी सक्सेसफुल होगी। और अंत में ये कहूँगा कि मैं ये चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थी विदेशी विश्वविद्यालय भारतवर्ष में आ जाएं तो पढ़ें, लेकिन साथ में मैं ये भी सुझाव देना चाहूँगा कि हमें ये जरूर आवश्यक होना चाहिए कि हम अपने विश्वविद्यालयों को और अच्छे से अच्छा बनाएं। ऐसा मेरा विचार है, ऐसा मेरा सुझाव है, ताकि हमारे विश्वविद्यालय इतने अच्छे बन जाएं। आज वर्ल्ड में फर्स्ट 200 रैंकिंग में नहीं है, क्यों नहीं है इसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन हम इतने अच्छे बनाएं कि वो भी वर्ल्ड रैंकिंग में 200 आ जाए, तो शायद हमारे विद्यार्थियों को विदेश जाने की आवश्यकता ही नहीं हो, देश में रहे। मैं एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभी प्रोफेसर अशोक कुमार सर ने बहुत अच्छी बात कही कि विदेशी विश्वविद्यालयों का प्रवेश हमारे यहाँ प्रतिबंधित न हो, किंतु हमें स्वयं में ये प्रयास करना चाहिए कि हम भी हमारे शिक्षा व्यवस्था में क्या कमियां हैं उनमें हम सुधार लाएं और विदेशी विश्वविद्यालयों के समकक्ष अपनी को भी स्थापित करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब मैं एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हमारे मित्र श्री हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगा कि आप जो है अपने विचार व्यक्त करें। और इनसे हमने अनुरोध किया है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति है ये अगर हमारे यहाँ लागू हो रही है तो इसका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और वैश्विक परिदृश्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको दृष्टिगत रखते हुए अपने विचार रखें तो हमें प्रसन्नता होगी। श्री त्रिपाठी जी। सभी को नमस्कार। नवीन जी ने और सुरेश जी ने जो अद्भुत कार्य किया है और मैं इसकी प्रशंसा इसमें भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इलाहाबाद एलुमनाई एसोसिएशन से जब से मैं आया, दिल्ली आया, तब से लगातार जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन अभी जो स्थिति हुई है वो अपने आप में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की गरिमा और जिसको हम कहते हैं ना कि जिस एकेडमिक्स के लिए जाना चाहता है, जिस डिबेट डायलॉग के लिए जाना जाता है, उसको शुरू करने की कोशिश की है। और अभी तो कई चैप्टर्स बन गए हैं। सुरेश जी और नवीन जी अक्सर उड़ते ही रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं अलग अलग राज्यों में। मुझसे पहले इतने विद्वान वक्ताओं ने यहाँ बात रखी है। आदरणीय योगेंद्र नारायण जी ने उसकी बेसिक्स जो थे उसकी बात की कि किस तरह से जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, कई बार लोग इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह देते हैं, ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। न्यू यानी नया, सिर्फ इसमें एक तरह से कहें कि जो 86 के बाद बदलाव हुआ है वो शामिल हुआ है। तो बहुत अच्छे से योगेंद्र जी ने उसको समझाया और आदरणीय मदन मोहन पंत जी ने उसको विस्तार दिया और उसमें जो टेक्नोलॉजी का फोकस है उसकी बात बहुत अच्छे से रखी। अभी जयेश राजपूत जी, जिनके साथ अभी संयोग से 4 दिन पहले भी हमें मिलने का सुअवसर प्राप्त हो गया था, और वो तो इस शिक्षा नीति को बनाने में भी शामिल रहे हैं।
उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने बहुत विस्तार से नहीं बताया, लेकिन मैं चूंकि निजी तौर पर जानता हूं, तो उन्होंने बहुत विस्तार से इस बारे में बातचीत की, और विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस हो या नहीं, उसके सारे जो उनकी आशंकाएं हैं या जो कुछ बेहतर हो सकता है, वो सब कुछ अभी प्रोफेसर अशोक कुमार जी ने बताया। अभी मेरे बाद पीएन मिश्रा जी और डॉक्टर कमलेश मिश्रा जी, आप दोनों लोग भी शिक्षा क्षेत्र के बड़े नाम हैं, वो अपनी बात रखेंगे। मुझे सुरेश जी ने जो कहा है मैं उसी पर टिकूंगा और कोशिश करूंगा कि समय भी ज्यादा ना हो, क्योंकि 6:30 तक हम लोगों को खत्म करना था, लेकिन थोड़ा सा ये विषय ही ऐसा है कि ज्यादा हो गया। मुझे लगता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो बहुत साफ तौर पर कुछ बातों की तरफ इशारा करती है। भारत में शिक्षा को लेकर शायद हमारी अपनी जो स्वतंत्रता के बाद की स्थितियां थी, उसमें सबके लिए वो एक्सेसिबल नहीं था। तो सबसे बड़ी बात तो है कि इसमें एक्सेसिबिलिटी की बात की गई है, यानी 2030 तक कोशिश ये होगी कि हर कोई शिक्षा ले रहा हो, वो सिर्फ बेसिक नहीं, हायर एजुकेशन तक भी, और वो 2030 से 2035 तक उसको करने की कोशिश है। क्वालिटी पर बहुत ज्यादा जोर है। टीचर्स ट्रेनिंग को लेकर इतना ज्यादा फोकस पहले की किसी शिक्षा नीति में नहीं था। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से शिक्षक कैसे तैयार होंगे, इसकी हम बात करते थे। कोई इंटीग्रेटेड, एक कोई सहमति नहीं बन पा रही थी। और जो सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिकेशन, बच्चे को किस तरह से लैंग्वेज का एक्सपर्ट बनाना है, इस पर इसमें बहुत ज्यादा फोकस है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं त्रिभाषा फार्मूला। और अगर इस सब को हम आगे ले जाकर कहें, मैं इस पूरी शिक्षा नीति को जो देखता हूं, वो एक छोटा सा शब्द है जिसको हम लोग अक्सर उपयोग करते हैं, और कई बार हम कहते भी हैं कि अरे भारत में तो कहा जाता है कि वो क्या कर रहा है, वो सफाई वाला है। तो कई बार तो बच्चे कूड़े वाला बोलते हैं। और चूंकि मैं पूरी बात ही सिर्फ सामाजिक संदर्भ परिदृश्य में करूंगा, तो दुनिया भर में हम जाते हैं तो हम कहते हैं कि कनाडा में गए तो बड़े अच्छे से रहते हैं, यूएस में गए तो बड़े अच्छे से रहते हैं। पढ़ते तो हम यहाँ भी हैं, शिक्षा में तो हमारी कमी नहीं है। हम लोग जिस गौरवशाली विश्वविद्यालय के पढ़े हुए हैं, वहीं से निकलकर हम जाते हैं तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं। इस मुश्किल को, इस परेशानी को दूर करने की कोशिश की गई। एक जो हमने जाने अनजाने, जिसको हमने जाति व्यवस्था के तौर पर, कास्ट सिस्टम के तौर पर एडॉप्ट कर लिया, और जिसको राजनीति ने बहुत चौड़ा कर दिया, उन दरारों को, उन मुश्किलों को, समाज के विभाजन को बहुत बढ़ा दिया। इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी श्रम के सम्मान पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। क्लास 6 से इस तरह के कोर्सेज उसमें शुरू किए जाएंगे, जिनको हम कहते हैं कि फिनलैंड की शिक्षा बहुत अच्छी है, तो वहां कहते हैं कि 10वीं के बाद अगर आपको बढ़िया मिस्त्री, राज मिस्त्री बनना है, तो वहां आपको पढ़ाया जाता है। बच्चा साइंस पढ़ेगा, बच्चा आर्ट्स पढ़ेगा, बच्चा कॉमर्स पढ़ेगा, बच्चा कंप्यूटर पढ़ेगा, लेकिन उसका मन है कि हम सब पढ़ के बनेंगे राजमिस्त्री, हम बनाएंगे, घर बनाएंगे। तो वो काम वो करता है, और इसके लिए उसको कहीं से भी अपने सम्मान से समझौता नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि उसके साथ ही धीरे धीरे जो अपग्रेड हो रहा है, जो इवॉल्व हो रहा है सिस्टम, उनके साथ ही का कोई साइंटिस्ट बन जाता है, उनके साथ ही का कोई इंजीनियर बन जाता है, उनके साथ का कोई जो हम कहें कि इसकी सफाई के क्षेत्र में चला जाता है, कोई घर बनाने के क्षेत्र में चला जाता है, कोई प्लम्बिंग का काम करने लगता है। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे देश में बीए एमए की डिग्री लेने का मतलब ये कि हम कर लें और किसी तरह से सरकारी नौकरी हासिल कर लें, या कोई एक ऐसा जॉब मिल जाए जिससे कि एक पक्की वाली तनख्वाह और समाज में थोड़ा स्टेटस हो जाए। रुतबे के लिए हम शिक्षा हासिल करते हैं, जबकि शिक्षा और रुतबे का आपस में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसी पर फोकस करती है। जिन वोकेशनल कोर्सेज की बात करती है, उन वोकेशनल कोर्सेज में बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है, बहुत साफ साफ फोकस है कि स्किल डेवलपमेंट का सीधा सा मतलब हुआ कि बच्चा अनंत आकाश में जो खोजना चाहता है वो खोजे, और सोसाइटी में उसके किए के आधार पर उसको बेहतर सम्मान मिलेगा। जाहिर है सोसाइटी में सम्मान सिर्फ काम से तो मिलता नहीं, उसके साथ इकोनॉमिक कैसा पावर है, इकोनॉमिक कितनी उसकी मजबूती है, कितने हैवी पॉकेट की तरफ है वो, और इसके आधार पर समाज में सम्मान मिलता है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो इन दोनों बातों को बहुत ठीक से एड्रेस करती हुई दिखती है, और उसमें जितने तरह के भी काम हैं
उन कामों को करते हुए समाज में कैसे बेहतर आर्थिक स्थिति, क्योंकि जो सरकार ने स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का काम शुरू किया था वो काफी हद तक फेल हो गया। बहुत एम्बिशियस प्लान था लेकिन पूरी तरह से असफल रहा, मंत्री शुरू में बदलना पड़ा, और अब इस एजुकेशन पॉलिसी के जरिए उस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में, और जिसको कहते हैं ना कैच देम यंग, तो बच्चों को सही समय से उनकी स्किल डेवलपमेंट यानी उनकी कुशलता, उनकी कौशल गुणवत्ता को बेहतर करने की कोशिश है। और इस आधार पर अगले 20 से 30 सालों में एक ऐसी सोसाइटी बनाने की कोशिश है जिस सोसाइटी में काम के आधार पर सम्मान होगा, लेकिन उस काम के साथ कोई लीगेसी नहीं जुड़ी होगी कि हमारे पिताजी प्रोफेसर थे और हम काम करने से परेशान हो जाएंगे। अभी जाते जाते आखिर में अशोक कुमार जी कह रहे थे कि वहां बच्चे जाते हैं तो वो कुछ और काम भी कर लेते हैं, तो वो सारे काम ऐसे ही करते हैं, वहां डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करते हैं पर आवर के लिहाज से, पेट्रोल पंप पर वहां तो गैस है तो उसके हिसाब से काम करते हैं, लेकिन उनको इसके आधार पर उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है वहां कमतर नहीं आंका जाता है। वो रिसर्च का स्टूडेंट होगा, वो एडवांस स्टडीज में कर रहा होगा, वहां मास्टर्स कर रहा होगा या ग्रेजुएशन कर रहा होगा, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कर रहा होगा। तो ये जो एक बहुत बड़ी खाई थी, बहुत बड़ी विषमता भारतीय शिक्षा व्यवस्था की थी, उसको दूर करने की कोशिश की गई है। और मेरा ये मानना है कि जिस बात को राजनीति नहीं ठीक कर पाई, जिस बात को बरसों की शिक्षा व्यवस्था नहीं ठीक कर पाई, जिस बात को हमारे विश्वविद्यालयों ने जाने अनजाने बढ़ावा दिया, जिस कास्ट सिस्टम को और ज्यादा मजबूत किया, जातिगत विभाजन को मजबूत किया, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मैं ऐसा मानता हूं, पूरी शिक्षा नीति जो मैंने पढ़ी, और अभी तो चूंकि बहुत कुछ लागू होना है, बहुत सी चीजें हैं जो कोर्स करिकुलम बनने हैं, बहुत सी चीजें तय नहीं हो पा रही कि किस तरह से हम सिखाएंगे, क्योंकि सब कुछ लर्निंग मॉडल पर है। कुछ भी कोर्स सिलेबस सब उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा, तो वो सब कुछ आएगा तो हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन वो अभी उसका सिर्फ 30% हिस्सा ही लागू हो पाया है। 2025 से हम ये मान सकते हैं कि शायद एक अच्छा सा कुछ हमको स्ट्रक्चर दिखने लगेगा, चीजें दिखने लगेंगी। अलग अलग विश्वविद्यालय कुछ बहुत तेजी में वो काम कर रहे हैं, कुछ विश्वविद्यालय कह रहे हैं कि जब सब बना लेंगे तो हम भी लागू कर लेंगे, जो एक अपनी आदत होती है अंतिम समय में जो लास्ट डेट आएगी तो फॉर्म जमा कर देंगे वाली। तो ऐसे ही कई विश्वविद्यालय हैं, कई विद्यालय हैं, लेकिन कई हैं जो प्रोएक्टिव, जिनके कोर्स करिकुलम, जिनके सिलेबस वो इसके हिसाब से तैयार हो रहे हैं। और चूंकि भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय समाज व्यवस्था, और हम जब देश की स्थिति में थे तो कैसे हमारा समाज व्यवहार करता था, उसको भी इस पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, उसका हिस्सा बनाया गया है। इस सब के पीछे मूल मुझे जो लगता है, और मैं इसका बड़ा सोशल इंपैक्ट देख रहा हूं, कि आने वाले समय में भारत में जो विभाजनकारी व्यवस्था है वो हम कमतर होते हुए देखेंगे, उसको कमजोर होते हुए देखेंगे। और चूंकि समय पूरा हो गया है तो मैं यहीं अपनी बात रोकता हूं, क्योंकि तीनों विषय ऐसे हैं कि जिस पर हम बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं। निवेदन के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि मैं ये आग्रह करूंगा सुरेश जी और नवीन जी से, इलाहाबाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ऐसा कोई कार्यक्रम तय करिए, अच्छा होगा। हम लोग देश के अलग अलग हिस्सों में मिलते हैं, मैं नोएडा में हूं तो आप लोगों से मिल लेता हूं, दिल्ली से लेकर दुनिया के हर हिस्से में एलुमनाई एसोसिएशन बन गई, लेकिन जहां से हम हैं उन जड़ों तक जुड़े रहे, वहां पहुंचे, वहां इस तरह की चर्चा करें तो थोड़ा और बेहतर होगा। धन्यवाद। अच्छा सुझाव है। धन्यवाद त्रिपाठी जी, और मैं आपकी इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि आपके सुझाव हमें प्राप्त होते रहते हैं। ये बात सही है, अभी मैं व्हाट्सएप में ग्रुप में देख रहा था, इलाहाबाद से मांग आ रही है कि चाहे जितने चैप्टर खोल लिए जाएं, लेकिन जब तक इलाहाबाद में कार्यक्रम नहीं होगा तब तक किताब पूरी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, एग्रीड। इस पर हम सोच रहे हैं। दूसरा, आज का ये कार्यक्रम लोगों ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया। हमारे बीच डॉक्टर रंजना त्रिपाठी जी, डॉक्टर अरविंद कुमार सरन साहब, डॉक्टर अमित कुमार जायसवाल, प्रोफेसर हरेंद्र सिंह जी और मुकेश मिश्रा जी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। लगभग 75-80 लोग शुरू से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं सब लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और ये मैं बताना चाहूंगा कि हम आगे चल करके कोशिश करेंगे कि हर महीने लास्ट संडे को एक इस तरह से हम पैनल डिस्कशन के लिए बुलाएंगे, और हमारे पास बहुत सारे विभिन्न सेक्टर्स से अच्छे वक्ताओं की उपलब्धता है। हमारे एल्यूमनस जो हैं वो पुलिस सेवाओं में, जुडिशियरी में, मैनेजमेंट में, बहुत सारे क्षेत्रों में, अध्यापन के क्षेत्र में हैं, जिन्होंने अपने कीर्तिमान स्थापित किया है।
तो ये मैं चाहूंगा कि आगे चल करके हम इन विषयों को भी टच करेंगे। अब मैं नेक्स्ट वक्ता के रूप में डॉक्टर पीएन मिश्रा सर को बुलाना चाहूंगा, जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि योजनाएं कुछ नहीं होती हैं, योजनाएं बनाना ही सब कुछ होता है। तो आपने हमेशा योजनाएं बनाई हैं, योजनाएं पढ़ाई हैं, योजनाओं को जिसे कहते हैं कि उसके साथ जिया है इन्होंने। तो मैं ऐसे विद्वान प्रबंधकीय क्षेत्र में एक जो स्थापित नाम है डॉक्टर पीएन मिश्रा सर का, उनको अनुरोध करता हूं कि आप जो हमारे पास जो फैकल्टी की कमी है और हमारे पास एजुकेशन में जो लैक ऑफ द क्वालिटी है, उसको दृष्टिगत रखते हुए अगर अपना व्याख्यान देंगे तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। डॉक्टर मिश्रा सर। नमस्कार। नवीन जी और सुरेश जी को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इलाहाबाद के जो मोती बिखरे हुए हैं पूरे देश में, उनको एक माला में जोड़ने का ये प्रयत्न कर रहे हैं और बहुत हद तक ये उसमें सफल भी हो रहे हैं। नवीन चंद्रा जी तो मेरे से लगातार बातचीत करते रहते हैं। सुरेश जी से मुझे याद नहीं कि मेरा इस विषय में कभी कोई संवाद हुआ। मुझे बातचीत करने के लिए जो विषय दिया गया है, फैकल्टी शॉर्टेज, क्वालिटी फैकल्टी वगैरह वगैरह, यहाँ पर अपनी बात आपके सामने मैं रखूं उसके पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। एक तो हो गई नीति जो बन के तैयार हो गई है, इसकी आप प्रशंसा करना चाहें तो प्रशंसा कर सकते हैं, इसकी आप निंदा करना चाहें तो निंदा कर सकते हैं। दोनों ही कार्यों को करने के लिए पर्याप्त स्कोप है। आपको याद आएगा कि जिस दिन इस नीति की घोषणा हुई उसी दिन से तमिलनाडु में इसका विरोध हुआ। उसी शाम विरोध हुआ कि हमें त्रिभाषा सूत्र नहीं चाहिए, हम 2 ही भाषाओं से परम प्रसन्न हैं, तीसरी भाषा की हमको आवश्यकता नहीं है। और केंद्र सरकार को ये कहना पड़ा ये ड्राफ्ट पॉलिसी है, यानी इसके ऊपर अभी विचार होगा। नीति के बाद आपको जरूरत पड़ती है ढांचे की, स्ट्रक्चर की। उस नीति को लागू करने के लिए जब ये 2 चीजें तैयार हो जाएं, इसके बाद आपको जरूरत पड़ती है उन व्यक्तियों की, लोगों की, जिनके द्वारा ये नीति लागू की जाएगी। और जब हम व्यक्तियों की बात करते हैं, जो मेरे बातचीत का मूल आज विषय है, तो मूलतः वे शिक्षक होते हैं। मैं यहाँ पर उच्च शिक्षा और प्राइमरी शिक्षा का अनुभव मुझे एक समाज सेवी के रूप में है। स्कूलों में जाना, वहाँ पढ़ाना, ये मेरा फेवरेट पास टाइम है। जो मेरे साथ लोग रहते हैं वो इस बात को जानते हैं। जहाँ तक उच्च शिक्षा का सवाल है, जब से विश्वविद्यालयीन तंत्र इस देश में आया है, उस समय से ही प्रोफेसर के लिए तो कोई औपचारिक योग्यता प्रस्तावित नहीं थी। एमिनेंट स्कॉलर ऑफ द सब्जेक्ट एज जस्ट बाय हिज कंट्रीब्यूशन टू द नॉलेज, ये पहली योग्यता है। इसके बाद वैकल्पिक योग्यता उसकी है कि 10 वर्ष का शोध का अनुभव हो और ये हो और वो हो। लेकिन जो प्रथम उसकी योग्यता है, एमिनेंट स्कॉलर ऑफ द सब्जेक्ट एज जस्ट बाय हिज कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज, इस श्रेणी में जो व्यक्ति प्रोफेसर अपॉइंट हुए, उनकी योग्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह कभी नहीं लगा। जिसमें कुछ तो ऐसे थे जिनके पास बुनियादी उपाधियां भी नहीं थी, लेकिन वे अपने विषय के स्वनाम धन्य विद्वान थे और विश्वविद्यालयों ने उन्हें अपॉइंट करके अपना भी मान बढ़ाया और उनकी योग्यता का उनको पुरस्कार दिया। धीरे धीरे हमने उसको स्पेसिफाई करना शुरू किया, एपीआई ले आए और जितनी व्यवस्थाएं हम बनाते गए, चतुर और शातिर दिमागों ने उन व्यवस्थाओं को तोड़ने के लिए उतने रास्ते निकाले। अभी एपीआई तो पूरा का पूरा विभाग पता चला कि एपीआई लूटने निकल गया है।
अर्जी फर्जी जर्नल प्रकाश में आने लगे, अर्जी फर्जी कॉन्फ्रेंसेस होने लगी और वो सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र का बस्ता ले लेकर के आने लगे और चयन समितियों में उसको रखने। विभागाध्यक्ष के रूप में मैं उसको रोक भी नहीं सकता था, मैं ये कह भी नहीं सकता था कि इन फर्जी जर्नल्स में तुम पब्लिश ना करो, इन कॉन्फ्रेंसेस में तुम मत जाओ, बेमतलब की कॉन्फ्रेंसेस हैं वो, क्योंकि वो एपीआई है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जब इतना ज्यादा कचरा गंगा नदी में प्रवाहित हो गया, तब ऊपर बैठे सोचने वालों को लगा कि अब इस पीएचडी डिग्री की अनिवार्यता को समाप्त कर देना चाहिए। जब मैं शिक्षक बना और मेरे कुछ बड़े आदरणीय विश्वविख्यात गुरुजन थे, उन्होंने कोई पीएचडी वगैरह नहीं की थी, इसकी रुचि होती थी और पीएचडी उसके प्रमोशन के साथ छुट्टी हुई भी नहीं थी। नाम गिनाना शुरू करूंगा अपने गुरुजनों का ही तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मेरे स्वनाम धन्य भौतिक शास्त्र के शिक्षक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर कृष्ण जी, जिनको लोग कृष्णा जी कहते थे, उन्होंने तो मात्र एमएससी की थी। दर्शन शास्त्र के, जिनसे मैं पढ़ा नहीं हूँ, प्रोफेसर कृष्ण जी का तो मैं विद्यार्थी रहा हूँ, प्रोफेसर पांडे, संगमलाल पांडे, इन सब लोगों ने विषय की बस मास्टर्स डिग्री हासिल की। इसके बाद वो लेखन करते रहे, शोध करते रहे, प्रकाशन करते रहे, किसी अन्य एकेडमिक उपाधि के चक्कर में ये पढ़े नहीं। अब ये समझ में आया है तो अब हमने ये कह दिया कि भाई एक तो वो प्रोफेसर होगा जो फॉर्मल तौर तरीके से आएगा, दूसरा प्रोफेसर अप्रेंटिस होगा, और इसके साथ ही पीएचडी की अनिवार्यता भी लेक्चरर लेवल पर खत्म कर दी गई। उस पर ये विवाद एक और चला। हो सकता है ऐसे कुछ लोग आप लोगों ने देखे होंगे कि लगता है कि कुछ प्रतापी लोग जिनके पास पीएचडी डिग्री नहीं है, हायर एजुकेशन में घुसना चाहते हैं और पीएचडी ने उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया है, तो हटा दो इस दरवाजे को, शायद वो प्रतापी लोग फिर से आ जाएंगे तो ये दरवाजा फिर से लग जाएगा कि पीएचडी करके आओ। एआईसीटी का नाम जो पहली बार आया था वो एक उदाहरण है और बड़ा हास्यास्पद है। वो यदि कोई एआईसीटी से जुटे बैठे हो तो इसको ध्यान से सुन लें। ये आया कि एसोसिएट प्रोफेसर बन जाओ पहले और पीएचडी हासिल कर लो उसके 7 साल बाद। 7 साल में अनेक लोग एसोसिएट प्रोफेसर बन के रिटायर हो गए, सारी सैलरी और सारी पर्क्स उन्होंने लिए, ये फैक्ट ऑन रिकॉर्ड है। तो अब पीएचडी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है और अब प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस लागू कर दिया गया है। पीएचडी की अनिवार्यता का मैं पक्षधर हूं भी नहीं, पर उसमें पढ़ाने की रुझान होनी चाहिए, ज्ञान के सृजन की रुझान होनी चाहिए, उस सृजित ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने की उसमें प्रबल इच्छा, अदम्य इच्छा होनी चाहिए। दूसरी कैटेगरी है प्राइवेट कॉलेजेस की। मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूं। जब इस विश्वविद्यालय में, देवी देविया विश्वविद्यालय में मैं सन 90 में आया, हमारे कुल 6000 विद्यार्थी हुआ करते थे। 16 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ग्रांट देती थी और हमें कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं थी। एफिलिएटेड कॉलेजेस 5 या 7 हुआ करते थे। अब उन एफिलिएटेड कॉलेजेस की संख्या 300 से ज्यादा हो गई है। कैंपस में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई है। हमारा बजट कटते कटते 16 करोड़ से 4 करोड़ आ गया है। ये फैक्ट है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का। अब प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं वो डिग्री डिस्ट्रीब्यूटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। उन्हें फैकल्टी की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें फैकल्टी तब चाहिए होती है जब इंस्पेक्शन हो रहा हो। टीचर एजुकेशन जिसकी बात कही गई उसकी दशा मध्य प्रदेश में सबसे खराब है। अन्य स्थानों पर भी ऐसा ही होगा, पर चूंकि उनका मुझे ज्ञान नहीं है इस नाते उनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं। 3 प्रकार के विद्यार्थी आते हैं। अटेंडिंग विद्यार्थी, जो पढ़ने आना चाहता है, जो राज्य शासन द्वारा निर्धारित फीस भरेगा, उस कॉलेज की मैनेजमेंट को वो विद्यार्थी पसंद नहीं है, क्योंकि अब तो क्लास खोलनी पड़ेगी, लैब खोलना पड़ेगी, शिक्षकों का इंतजाम करना पड़ेगा। दूसरा है नॉन अटेंडिंग, वो आएगा नहीं, उसकी फीस थोड़ी ज्यादा है, उसका अधिक स्वागत है। ये आएगा नहीं और जब आएगा नहीं तो हम उसकी फर्जी अटेंडेंस भरने का काम करेंगे। टीचर ये काम कर रहे हैं।
तीसरा जो और प्रिय विद्यार्थी है वो है कि वो आएगा नहीं, यानी संस्था पर कोई बोझ नहीं डालेगा और उसको इंटरनल मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स इतने मिलने चाहिए, कॉलेजेस इसकी व्यवस्था कर लेते हैं और उससे उस हिसाब से फीस चार्ज करते हैं। अटेंडिंग, नॉन अटेंडिंग। नॉन अटेंडिंग में 2 कैटेगरी, जो एग्जाम अपने मन से बलबूते पास कर लेगा और जिसके लिए उस विभाग के बैसाखी की जरूरत पड़ेगी। ये सच्चाई है, चाहे जितनी कड़वी हो। अब आइए प्राइमरी एजुकेशन पर। उसकी जो दुर्दशा है, एक शिक्षक से पूरा विद्यालय चल रहा है, विद्यालयों के पास भवन नहीं है, एक शिक्षक से चल रहा है और ऐसा भी नहीं, और वही शिक्षक 1 से लेकर 5वीं तक सबको पढ़ाएगा, वही शिक्षक हर विषय पढ़ाएगा। इतना ही नहीं, उसको अन्य ढेर सारे काम जो राज्याज्ञा से करने होते हैं, चुनाव करवाएगा, बकरी गिनेगा, मतदाता पत्रों का वो शुद्धिकरण करेगा, तो वो पढ़ाएगा कब? अब बड़ी मजे की बात यह है, जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक बना था तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि चुनाव में कभी मुझे पीठासीन अधिकारी बनने का से शिक्षा के अलावा प्राइमरी स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, उनसे पढ़ाने के अलावा हर प्रकार के काम उनसे लिए जा रहे हैं। अब विचार करना पड़ेगा। ऑटोनॉमी की बात हुई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, हाँ वो ऑटोनॉमी है, वो ऑटोनॉमी कागज पर लिखी हुई है। ऑटोनॉमी का मतलब तो तब होता है जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो। जो पर्स कंट्रोल करता है वही आपकी ऑटोनॉमी कंट्रोल करता है, ये सच बात है। यूनिवर्सिटी के सीनेट में कुछ लोग तो रियल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का वहाँ एजुकेशन सेक्रेटरी बैठा हुआ है, यानी गवर्नमेंट बैठी हुई है, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी बैठा हुआ है, टेक्निकल एजुकेशन सेक्रेटरी बैठा हुआ है, फाइनेंस सेक्रेटरी बैठा हुआ है। तो ये ऑटोनॉमी किस बात की हुई? यूनिवर्सिटीज ये हायर एजुकेशन के, गवर्नमेंट के हायर एजुकेशन की ये डिपार्टमेंट्स हैं, वो कोई ऑटोनॉमस नहीं है। ये सही माने में तब ऑटोनॉमस होंगे जब उनके पास अपने क्रियाकलापों को चलाने के लिए आर्थिक सामर्थ्य होगी, और जो ये उसके गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं, वो राज्यों द्वारा गैर एकेडमिक रीजन से नामांकित लोग नहीं होंगे। शिक्षा का संचालन शिक्षाविदों द्वारा होना चाहिए। शिक्षा का संचालन जिसके लिए शिक्षा है उसके द्वारा होना चाहिए। शिक्षा का संचालन उस विद्यालय महाविद्यालय के परिवार के लोगों के द्वारा होना चाहिए, तभी हम उसको ऑटोनॉमस मानने को तैयार हैं। मेरी बात मुझे मालूम है कि कुछ लोगों को खराब लगी होगी, पर सच यही है। अंत में फिर से मैं नवीन जी को और उनके मित्र को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप अपना ये अभियान जारी रखिए और जब कभी मेरी कोई सहायता आपको आवश्यक हो तो अवश्य बताइएगा। जय देश। सुरेश सर अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट, आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिएगा। आपका माइक म्यूट है। और नवीन जी, मैंने अपनी बात पूरी कर ली है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हेलो हेलो, हाँ बोलिए सर, बोलिए, सुनाई पड़ रहा है। धन्यवाद सर, आपको हम लोग समय कम दे पाए, आपको और विस्तार से सुनना चाहते थे। अब मैं श्री डॉक्टर कमलेश मिश्रा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रेगुलेटरी चेंजेज एंड ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन विषय पर अपना विद्वतापूर्ण वक्तव्य दें, और साथ ही ये जो आज हमारी वार्ता हुई है इसको समअप भी करने का कष्ट करें। डॉक्टर कमलेश मिश्रा। थैंक यू सिंह साहब।
मैं कोशिश करूंगा कि 5-7 मिनट में रैप अप कर दूं। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि प्रोग्राम्स जो है ओवरशूट करेंगे, इसलिए मुझे लास्ट में रखिए, जिससे मैं एडजस्ट कर लूंगा कहीं पर थोड़ा बहुत। देखिए, मैं जो टॉपिक है रेगुलेटरी सिस्टम्स का नई एजुकेशन पॉलिसी को देखते हुए, मुझे लगता है कि किसी भी समाज में रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है। बिना रेगुलेशन के नहीं हो सकता है कुछ भी, क्योंकि सब अपने अपने डायरेक्शन में चलने लगते हैं। इंडिया की समस्या जो रही है एजुकेशन की, वहां पर रेगुलेशन कम और कंट्रोल बहुत ज्यादा है। और ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम रेगुलेट कम करते हैं और कंट्रोल ज्यादा करते हैं। ये मेजर प्रॉब्लम है। सेकंड मेजर प्रॉब्लम है कि पिछले 30-40 सालों में somehow रेगुलेटरी एजेंसीज और यूनिवर्सिटी टीचर्स के बीच में एक नेक्सस पैदा हो गया है। कोई कहता नहीं है, सब चुप रहते हैं। अभी मैं सुन रहा था, प्रोफेसर पी.एन. मिश्रा बात कर रहे थे। मेरे गुरुजी हैं, हमको पढ़ाए भी हैं। उन्होंने बहुत सी पोल खोली है आज कि सिस्टम में क्या क्या हो रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि भाई अब हम लोग ओपनली बात करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम समस्या का एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे, हम कभी सोल्यूशन ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो रेगुलेशन में प्रॉब्लम ये हो गई कि देखिए, रेगुलेटरी एजेंसीज हमेशा कोई भी चीज करती हैं वो थ्रू टीचर्स ही करते हैं। वो कमिटीज बना देंगे, इंस्पेक्शन कमेटी हो गई, ये कमेटी हो गई, वो कमेटी हो गई, और उसमें सभी टीचर्स ही रहते हैं। मैं भी एक कमेटी में गया था और अपनी 30-32 साल की एजुकेशनल लाइफ में बस एक ही कमेटी में गया था, फर्स्ट एंड द लास्ट। क्योंकि मैंने जो है साइन करने से इनकार कर दिया कि जो लिखा है वो मैंने देखा नहीं है, जो देखा है वो लिखा नहीं, इसलिए मैं साइन नहीं कर सकता हूं। तो पता चला 1 हफ्ते बाद जो है वो कमेटी रिकम्पोज हो गई थी, दूसरी कमेटी चली गई थी। उसके बाद शायद मैं ब्लैक लिस्ट हो गया, मैं कभी गया नहीं किसी कमेटी में। एंड आई एम सच अ हैप्पी मैन, बच गया। तो प्रॉब्लम ये होती है कि दैट अब उसको हम कैसे देखें। हम डू वी ब्लेम आवर सेल्फ एज टीचर्स? क्या हमारे वैल्यू सिस्टम्स खत्म हो गए हैं? आर वी ऑल्सो बिकम लाइक बिजनेसमैन? मुझे लगता है कि दैट सेक्शन ऑफ टीचर्स जो रेगुलेटरी सिस्टम से इन्वॉल्व हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है वहां पर। और उनको ये सोचना पड़ेगा कि आगे हम इस सिस्टम को कैसे ले चलें। और हर एक रेगुलेटरी सिस्टम में आज देखिए, नैक में A++ तो सभी को मिल रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोगों को मिल रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को A++ नहीं मिलेगा, लेकिन झुमरी पलाइया में झुमरी तलैया में कॉलेज, उसको ++ मिल जाता है। ऑब्वियस है कि कहीं पर समस्या है। और फिर मैं ये कह रहा हूं, वो नैक की जो टीम गई थी उसमें टीचर्स ही थे। तो हम भी पार्टी बन चुके हैं इसके, टू दिस होल करप्ट सिस्टम। हमारे पास इस समय एक अपॉर्चुनिटी है कि वी हैव टू क्रिएट दैट न्यू क्लास ऑफ टीचर्स। यस। अरे भाई, मैं भी इलाहाबाद में पढ़ा हूं। हम लोग दौड़ दौड़ के पैर छूते थे टीचर्स के। एक कल्चर था उस समय तक भी। हमें किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी रूप में उस कल्चर को वापस लाना पड़ेगा, और इसमें मेहनत लगेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर यूनिवर्सिटी सिस्टम का उद्धार हो सकता है,
तब वो सिर्फ टीचर्स ही करेंगे तब होगा, वरना नहीं हो सकता है, आप चाहे जो भी पॉलिसी बना दीजिए। और अभी मुझे लगता है कि वी आर नॉट देयर, अभी हमें टाइम लगेगा। इसीलिए जो है मुझे लगता है कि ये पॉलिसी ठीक है, कोशिश हो रही है, होनी भी चाहिए, और बहुत अच्छी पॉलिसी है अगर इम्प्लीमेंट हो जाए। लेकिन जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जो अध्यापक हैं, उनको ऑन बोर्ड आना पड़ेगा, तब ये हो सकता है। देखते हैं, लेट अस सी, होपफुली ये होगा, रेगुलेटरी सिस्टम बेटर होगा। आज जिस सब्जेक्ट पर हम लोगों ने बात किया, मतलब सब ने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है एक समझने के लिए कि कहाँ पर हम कहाँ से निकले हैं, कहाँ पहुंच गए हैं, कहाँ हमें पहुंचना है, और समय अभी बहुत कम है अगर हमको उस टारगेट पे, गवर्नमेंट के टारगेट पे पहुंचना है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाने के लिए आज बहुत से डिस्कशन हुए हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटीज का अशोक जी ने काफी डिस्कशन किया, समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छा बताया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हर एक चीज का जो है आज डिस्कशन है। ओवरऑल डिस्कशन बहुत ही अच्छा रहा, और मुझे लगता है कि आज हम लोगों ने कुछ आपस में बैठकर एज alumni of a great institution, we have been able to relate with each other through this discussion. और सुरेश जी और नवीन, प्लीज कैरी ऑन द गुड वर्क। आपने तो सबको जगा रखा है, अब हर शहर में आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, करते रहिए, हमारा आपके साथ पूरा सहयोग रहेगा। और जो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा कि हाउ अबाउट इलाहाबाद, तो मेरा सजेशन ये है सुरेश जी और नवीन, कि जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि ऑल इंडिया इवेंट जो करना है, मे बी उसको हम सोचें कि इलाहाबाद में ही करें। यस, थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि अभी डॉक्टर कमलेश मिश्रा सर ने बताया कि हमें अपनी जड़ों को पहचानना होगा और उनसे जुड़ना होगा। इसीलिए जो हमारा अगुआ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलुमनाई एसोसिएशन, उसकी टैगलाइन हमने रखी है रिकनेक्टिंग विद रूट्स। और आज ही मैं एक ग्रुप में पढ़ रहा था, आशुतोष राणा ने एक लिखा है कि उनका एडमिशन जूनियर हाई स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में उन्हें भर्ती कराया गया, तो वे ब्लेजर वगैरह पहन के, टाई लगा के आए, उनके पिताजी मिलने आए थे। तो उनके मन में आ रहा था कि मैं अपनी माँ के पैर छूऊं, लेकिन कुछ संकोच के कारण और अपनी परिवेश के कारण, वेशभूषा के कारण उन्होंने अपनी माँ का पैर नहीं छुआ, न तो पिताजी को दूर से गुड मॉर्निंग कहा। तो विद इन नो टाइम उनके फादर ने यह निर्णय लिया कि भाई आप अपना बुरिया बिस्तर बांधिए और चलिए उसी अपने छोटे से शहर में और वहीं पढ़िए, क्योंकि तुम्हें जो तुम्हारे संस्कार थे उससे तुम दूर चले जा रहे हो। तो मैं नहीं चाहता कि तुम इतने मॉडर्न बन जाओ कि अपनी जड़ों को ही छोड़ दो। तो आपका बहुत अच्छा सुझाव है सर, और हमारी ये टैगलाइन भी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, रिकनेक्टिंग विद आवर रूट्स। तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, विशेष रूप से जायसवाल को, अमित कुमार जायसवाल को। मैं आपको याद ही कर रहा था, आपको बिल्कुल मौका दिया जाएगा, आप बताएं, आपका स्वागत है। सर सभी को मेरा नमस्कार। बिफोर कंक्लूडिंग सर, आई रिक्वेस्ट, there are several educationists who want to contribute some observation and suggestion. I think Professor S.B. Sharma sir here, who is the principal of Regional Institute of Education and Premier Institute of NCERT. Please sir, please give your observation, sir. Yeah, sure. Welcome, sir. He is also an alumni of University of Allahabad. Professor S.B. Sharma sir. Welcome. Please. Thank you very much, sir. Let me first congratulate Suresh ji and Naveen ji for organizing such wonderful lecture series, and I must compliment each and everybody for organizing this lecture series. Sir, I am really very, very grateful and thankful you have shared this link with me, Dr. Amit ji. And Professor Kamlesh ji, let me ask one question. Why these NAAC people are doing such exercise that the good institutions are not getting
good grade in spite of their best efforts. What is wrong with mechanism, or what is there? Sir, can you elaborate little bit with this so that we will be very grateful to you? Because this is the very, I must say, concern to everybody. One hand, we are saying we have to have accreditation. On the other hand, we are not having a full mechanism by which Indian Institute of Science, everybody knows, must get highest possible grade, and others which are getting highest grade are supposed to, I don't think, what is the truth. So please, can you throw some light? I must be very much grateful to you, sir. Thank you, Sharma ji. I think the biggest challenge that we have, but to be fair, also there are some very good people also there. I don't want to say that everybody who is responsible. You see, that's why Mr. Patwardhan, he resigned from NAC, and he has said openly, no talk about it. So, sir, clean hoga system will take time, but I think we are moving towards that direction, and a lot of people are working to make that happen. Yeah, awareness जितनी होगी, consciousness उतनी बढ़ेगी. Dr. Amit, is there any question more? Thank you, sir. Thank you so much. सर, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि टीचर एजुकेशन पे हम लोग कम से कम 4 से 5 एटलीस्ट 5 लेक्चर्स हम लोग करें, लेक्चर सीरीज करें, क्योंकि टीचर एजुकेशन जो है सबका मूल है, पूरे एजुकेशन सिस्टम का मूल है. ठीक है, रूट्स में टीचर एजुकेशन है, और टीचर एजुकेशन के बारे में भी बहुत कुछ होना है. सारा जो एनईपी का फोकस है टीचर एजुकेशन पे ज्यादा है. तो मेरी एक मतलब गुजारिश होगी कि आगे की जो हमारी सीरीज हो उसमें इस टीचर एजुकेशन पे फोकस होकर हम कम से कम 5 सीरीज चलाएं. Okay, it is okay. We will discuss and let it be final. Thank you, sir. I think now we must close this. It's past 7 o'clock. I think we should close it now. Thank you, sir. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सभी को. धन्यवाद. हम सर. नवीन. सारे पैनलिस्ट को, सारे दर्शकों को मेरे तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद. इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए और आपने इस प्रोग्राम को सफल बनाया है. जो प्रोग्राम हम 1-1.25 घंटे से 1.5 घंटे के बीच वाइंड अप करना चाहते थे, वो लगभग 2 घंटे चला, लेकिन किसी को ऐसा नहीं लगा कि ये बहुत लंबा खिंचा है. और देश के कोने कोने से लोग इसमें जुड़े, इंदौर से, जयपुर से, गुड़गांव से, और आगे हम इस तरह की सीरीज करते रहेंगे. एजुकेशन रिफॉर्म के बाद पॉलिटिकल रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, जैसे ऐसा गाइडेंस हमारे मेंटर से मिलती रहेगी, उसमें हम आगे बढ़ते रहेंगे. 16 तारीख को रायपुर में अहुआ छत्तीसगढ़ का उद्घाटन करने जा रहे हैं हम लोग. वहाँ पे अहुआ के बढ़ते कदम एक डॉक्यूमेंट्री बनी है जिसका हम लोग उद्घाटन कराएंगे. और यूपी के बाहर ये 4th स्टेट होगी, आपका राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़. आप लोगों से बस ये निवेदन है कि जुड़े रहें, देखते रहें. वेबसाइट पे अपने आप को जरूर रजिस्टर करें, ahua.info, और अहुआ ब्रांड को आगे बढ़ाते रहें. इसी तरह से हम अपने रूट्स को कनेक्ट करते रहेंगे और एक दूसरे से जुड़े रहेंगे. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. और पूरी 2 घंटे के सेशन की रिकॉर्डिंग विनोद त्रिपाठी जी ने की है. उनको बहुत शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने उसको डिजाइन किया, दोबारा से लिंक जनरेट की, और इसको हम अपनी वेबसाइट पे भी डालेंगे और डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, जैसे लोग की इच्छा होगी उसको करेंगे. आप लोग आते रहिए, मिलते रहिए, जुड़ते रहिए, काफिला आगे बढ़ाते रहिए. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much, Naveen ji. Thank you.